जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड प्रस्तुत कर रहा है शेखर एक जीवनी। यहाँ पे देखिए कि प्रकृति और पुरुष। इसके पहले आपने देखा शेखर जो एक विद्रोही प्रवृत्ति का लड़का है और उसके मन में विद्रोह ये है कि उसके मन में बहुत से प्रकार के प्रश्न उठते हैं जिनका जवाब उसे मिल नहीं पाता है और वो एक तरीके से देखेंगे अशांत स्थिति में रहता है। और आप देखिए कि जो हमने पढ़ा पिछले वीडियो में जो समापन किया था कि कैसे वो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं पाता है, झुंझलाता है और बहुत ही विद्रोही प्रवृत्ति का हो गया है। यहाँ जो प्रकृति और पुरुष करके शुरुआत होता है कि जो शेखर है, शेखर था और सरस्वती थी और कहीं कोई नहीं था। जिसे हम संसार कहते हैं उसका अस्तित्व मिट गया था। होने को बहुत कुछ था, वह अवर्णनीय वातावरण था जो तब उत्पन्न होता था जब शेखर सरस्वती को अकेला पाकर उससे निर्बाध बातचीत करने लगता था। वह आनंद था जो बात का उत्तर ना पाकर भी केवल यही जानने में था कि सरस्वती ने उसकी बात सुन ली है। वह विस्मय था कि सरस्वती के पास क्या इतना कुछ सोचने को है जो शेखर को नहीं कह सकती, जबकि वह शेखर को ऐसी बातें कहती है जो और किसी के आगे नहीं कहती। और वह खीज थी जो तब भभक उठती थी जब वह सरस्वती से कुछ कहना चाहता था और पाता था कि वह रसोई में कुछ काम में लगी है। यह छोटी बहन जिनका नाम कमला रखा गया था लत्ते धो रही है या यूं ही सिलाई कढ़ाई के लिए माँ के पास बैठी है। और माँ थी। शेखर को लगता था जिस प्रकार जो वांछित है, प्रिय है और समझने और सहानुभूति करने वाला उसका पूंजीभूत रूप सरस्वती ही है, उसी प्रकार जो अवांछित, अप्रिय, ना समझने वाला कठोर है, उसका साकार रूप एक घनीभूत विघ्न उसकी माँ है। प्रत्येक काम में जब भंग होता था तो खोज कर शेखर पाता था कि उसकी जड़ में कहीं पर माँ है। वही सरस्वती को रसोई में लगाती हैं, वही कमला के लत्ते धुलाती हैं, वही कढ़ाई करने को कहती हैं। शेखर को रसोई में लगाती हैं, वही कमला के लत्ते धुलाती हैं। मतलब कि वो एक तरीके से उसको लगता है कि उसके जीवन में माँ एक विघ्न बाधा की तौर पे है। कुछ सहानुभूति रखती है तो उसकी बहन सरस्वती रखती है। शेखर को नहीं समझ आता था कि क्यों लड़कियों को वे सब काम सीखने चाहिए, नहीं तो उनकी कद्र नहीं होती। और जब सरस्वती शेखर के पास होती तब वही उसे बुला लेती, शेखर के जानबूझकर, क्योंकि वह कई बार शेखर को चिड़चिड़े स्वर में कहती, क्या हर समय सरस्वती के बगल में छिपा रहता है, भाइयों के साथ बैठना। पिता भी शिकायत के स्वर में कहते थे, यह कोई आदमी है, इसे तो लड़की बनना है, सूथन पहनकर बैठा कर। भाई भी चिढ़ाते, बहन जी की दुम है, बहन जी की दुम है। लेकिन सरस्वती ने कभी उसे कुछ नहीं कहा। जब भाई चिढ़ाते हैं तब वो मुस्कुरा भर देती है। कभी कभी शेखर से कहती भी है, देख तुझे सब चिढ़ाते हैं। तब शेखर के प्राण मुंह को आ जाते हैं कि कहीं बहन भी उसका मजाक करते हुए हंस ना दे, कहीं उसका संकेत भर भी ना कर दे। और हाँ, थी सरस्वती के प्रति शेखर की व्यापक कृतज्ञता। शेखर नास्तिक है और मूर्ति पूजक, और सरस्वती व उपास्य मूर्ति। उपासना जब हद तक पहुंचती है तब उपास्य ठीक उतना ही मानवीय होता है। यानी वो अपनी बहन को एक ऐसे भाव से देखता है कि जिसके लिए यह शेखर कहता है कि उपासना जब हद तक पहुंचती है तब उपास्य ठीक उतना ही मानवीय होता है जितना कि उपास्य, बल्कि उपासक के लिए तो वह उसी को एक प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन मात्र रह जाता है जो उसके भीतर ना होकर बिल्कुल घटनावश उसके सामने हो गया था। और इस सामने होने में जाने कैसा अस्पृश्य हो, जैसे शीशे में अपना प्रतिबिंब, पर साथ ही विस्तृत और आबाद भी हो। वैसी ही थी सरस्वती। शेखर को कभी लगता ही नहीं था कि वह भिन्न है, उसकी अनुभूतियों भिन्न है। उसे भूख लगती तो वो कहता, और जब वो सोने जाती तो कहता। पर जब भी वो सरस्वती को एक सम्मिश्रण इतना आत्यांतिक नहीं होता। और वो आजकल जाने क्यों चिंतित सी रहती थी, जाने क्या क्या फन में फेरती रहती। शेखर पूछता था, झुझलाता भी था, लेकिन देवता पर झुझलाहट कितनी देर। वह फिर सोचने लगता, बहन मुझसे बड़ी ना होकर 1 वर्ष छोटी होती, इतनी की कहने को मैं बड़ा होता, पर होते हम समवयस्क तो कितना अच्छा होता। क्योंकि किसी बहुत गहरे, बहुत छिपे और अप्रकट रूप से अपने से छोटी किसी स्त्री के लिए बनते हैं। वह एक बड़े सत्य की ड्योढ़ी पर खड़ा था कि आदमी बनते हैं तो वे अपने को प्यार करने वाले अपने से छोटी की स्त्री के लिए बनते हैं, जो उनमें आस्था रखती है और जिस आस्था के योग्य होने की चेष्टा में वे जान लड़ा देते हैं। माताएं होती हैं, अपनी स्थान रखती हैं, लेकिन बनाती वे बहन या बहनों के बराबर, और कन्याएं जो बहनों के बराबर होने में बहनों से बढ़कर होती है। माँ जन्म देती है, परिवारिश देती है, पिता बुद्धि देते हैं, लेकिन व्यक्ति तो अपने को ही सहने को सामर्थ्य वो वहाँ से नहीं मिलती। कभी शेखर बहन से कहना चाहता है, बहन मुझे मूर्ति उतनी नहीं चाहिए, मुझे मूर्ति पुंजक नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, उतना नहीं चाहिए जिसकी ओर मैं देखूं। मुझे वह चाहिए जो मेरी ओर देखे। ये नहीं कि मुझे आदर्श पुरुष नहीं चाहिए, पर मैं स्वयं बना सकता हूँ। मुझे चाहिए आदर्श का उपासक, क्योंकि वह मैं नहीं बना सकता।
अपने लिए ईश्वर रचना मेरे वश में है। मेरी ईश्वरता का पुजारी वह नहीं है, पर यह विचार उसके मन में स्पष्ट ना होते वह स्वयं उन्हें ना समझता और जीवन चलता जाता। जो आस्तिक है उसके लिए ईश्वर कहाँ नहीं है, और ईश्वर बिना जीवन की कल्पना उसके लिए कब असंभव। लेकिन ईश्वर का घर जो आकाश, उसके आगे भी बादल है। शेखर के पिता दौरे पर गए थे। एक दिन शेखर ने उनकी डाक पर पते ठीक करते हुए कार्ड पर पढ़ सन्न रहेगा। सरस्वती की शादी के बाद, सरस्वती के बाद जो उसकी बहन है तो अपनी बहन की शादी का कार्ड पढ़ता है, और सरस्वती के शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली जाएगी। जाने कौन से कब से कि पढ़े किसी किस्से का ये वाक्य शेखर के सामने नाचने लगता है। उसे लगता है कि उसके साथ एक कठोर निर्णय लिया गया है, उसका जीवन अब समाप्त होगा। हर एक को ही ऐसे जाना है, और उसे किस्से में ये लिखा था कि जैसे बिल्कुल मामूली सी बात है। शेखर ने डाक पटरी और घर के मतलब कि डाक को उसको पटक दिया और घर के बाहर वो चला गया। उन दिनों शेखर के पिता की बदली दक्षिण में हो गई थी। पश्चिमी घाट के पहाड़ों में वे रहते थे, वहाँ की लड़कियों में शेखर भटका था। शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। इस वाक्य को शेखर बार बार मन में फेरने लगा और सोचने लगा, मुझे क्या है इस वाक्य से। उसने एक पेड़ की ओर देखा। पेड़ ने मानो कहा, रमा अपने पति के घर चली गई। शेखर ने एक दूसरे पेड़ की ओर देखा। उसने मानो मुस्कुराकर यही वाक्य कहा। तीसरे चौथे में वही चीज, और तब स्वर मिलाकर कहा, सरस्वती अपने पति के घर चली जाएगी। सरस्वती, सरस्वती। शेखर आखेट के मृग की तरह इधर उधर कहीं पनाह की खोज में भागने लगा। शाम हो गई, लेकिन पीछे लगे हुए उसे शिकारी ने पीछा नहीं छोड़ा। अंधेरा होने लगा। तब शिकार को लगा दूर एक स्थान दिखता है जहाँ शायद वो छिप सकता है, ठीक पता नहीं है शायद, और वह घर की ओर भागा। पर घर आकर शेखर वही प्रश्न पूछ नहीं सका, और किसी से तो पूछना नहीं था, सरस्वती से ही पूछना था। फिर भी साहस नहीं हुआ, भरा हुआ चुपचाप रह गया। उसका नित्य का प्रोग्राम था कि रात को दिन भर के कामों की आलोचना करे। वो भी शेखर चुप रहा। सरस्वती ने भी बात छोड़ दी। सोने के समय से ही कुछ पहले एकांत पाकर सरस्वती ने उत्सुक स्वर में पूछा, क्या है शेखर? मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कुछ बात है, कहो ना। जैसे सदियों में नदी में नहाते हुए वैसे शेखर एकदम सा कह गया, तुम यही क्यों नहीं कही? उन्होंने वो शेखर उसे कहता है कि तुम यही क्यों नहीं किसी से शादी कर लेती? सरस्वती का मुंह पहले लाल हो गया, फिर गंभीर होकर, फिर शेखर के गाल पर एक हल्की सी चपत लगाकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। और शिकारी को पता नहीं लगा कि आश्रय मिल गया या झंकार हो गया। पति की खोज में 2000 मील। सब लोग लाहौर पहुंचे। तैयारी की दौड़ धूप में शेखर बीमार हो गया और चारपाई पर पड़े ही पड़े वह सुनने लगा कि क्या क्या मिठाइयाँ बनी, कैसी बारात है, कैसा दूल्हा है। रमा अपने पति के घर चली गई, नहीं गई। बारातियों के कैसे उल्लू बनाया गया, पकौड़ियाँ कैसे कम हुई, और सब उस समय कैसे बुद्धिमानी से काम लिया गया, और दूल्हा कैसी शानदार तुरे वाली लुंगी पहन कर आया था। सब कुछ उसके सामने वो विहंगम दृश्य। जिस रात भावरें पड़नी थी उस रात शेखर ने कहा, मैं भी चलूँगा। उसे 103 डिग्री का बुखार था। सबने मना किया पर वो नहीं माना। मेरी बहन की शादी और मैं नहीं देखूंगा, यह उसने कहा। इसके नीचे कितना गहरा अर्थ था या औरों ने नहीं समझा, पर हार उन्होंने नहीं मानी। मंडप के एक कोने में कुर्सी रखकर कंबल उड़ाकर उसे बिठा दिया गया, और वह मानो झिल्ली में छाई सी आंखों से सामने होते हुए अर्थहीन तमाशे को देखने लगा। शेखर के चचा लाल फुलवारी में लिपटी हुई एक पोटली उठाकर लाए और वेदी के पास आसन पर रखकर हट गए। दूल्हे के साथ सटाकर वह रखी गई। शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई, और रमा नहीं, सरस्वती। इससे शेखर ने जाना कि उस पोटली के भीतर सरस्वती है, और थोड़ी देर में दूल्हे के पीछे पीछे उस पोटली ने भी बिना किसी और से भी अपना पोटलीपन कम होने दिया। शेखर के पीछे एक बड़े से घूंघट ने हालात भरे स्वर में कहा, हो गई। शेखर ने लौट कर देखा, घूंघट मानो हालात से और भी फूला जा रहा है, और शेखर के भीतर एक स्वर ने दुर्भेद निश्चय से कहा, शादी के बाद रमा अपने पति के साथ चली गई। रमा नहीं, सरस्वती। समझे सरस्वती? उसने कहा, बस मैं देख चुका, अब जाऊंगा। उसे वहां से हटा दिया गया। सरस्वती थोड़ी देर के लिए उसके पास आई। उस समय और कोई नहीं था। शेखर ने कितना चाहा कि मान करे बोले ना, पर उस सरस्वती से जो उस समय बिना हल्दी के भी पीली हो दिखती, उससे शेखर को तो पता नहीं लगा कि वह कहे क्या। मानो पैतरा करते हुए उसने कहा, बहन तो तुम्हारी शादी हो गई। सरस्वती ने ऐसी पीड़ित दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर बोली, कैसी तबीयत है? शेखर ने मुंह फेर कर घुटते गले से निकाला, सरस। सरस्वती ने उसके माथे पर हाथ रखा और उसे धीरे धीरे नीचे ले जाते हुए शेखर की आंखें बंद कर दी। यद्यपि शेखर का मुंह फिर हुआ था और आंखें बंद करते हुए उसके आंसू भी छू लिए। शेखर ने मानो पलकों से हाथ को पकड़ने की चेष्टा करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद तुम चली जाओगी, तब भी कुछ नहीं होगा। सरस्वती ने कहा, तुम्हारा हाथ कहाँ है? शेखर ने अपने दोनों हाथ से बड़े जोर से उसका हाथ पकड़कर अपनी आंखों पर दबा लिया। तब धीरे से हाथ छुड़ाकर वो चली गई। उस रात शेखर को निमोनिया हो गया। कहते हैं शादी साद का अर्थ है आनंद। सब लोग और शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। रमा नहीं, सरस्वती और सब लौट आए। महीने भर के बाद शेखर के दोनों भाई कॉलेज में दाखिल होने चले गए। पीछे रह गए माँ बाप, शेखर, रवि, चंद्र
कमला और जो शादी के बाद अपने पति के घर चली गई थी रमा। जब शेखर के भाई वहाँ थे तब वे हर तीसरे दिन सरस्वती को पत्र लिखते थे। सरस्वती के भी पत्र आते रहते थे। शेखर उन्हें आए हुए पत्र सुन लेता या चुरा कर पढ़ लेता, पर उसे सरस्वती ने कोई पत्र नहीं लिखा, न उसने ही कोई लिखा। पर जब भी वे कॉलेज चले गए तब शेखर को उस बहन का समाचार पाने का कोई रास्ता न रहा। वह कभी आशा किया करता कि सरस्वती अब स्वयं उसे पत्र लिखेगी, लेकिन भीतर कहीं उसका अंतरतम जानता था कि जैसे वह नहीं लिखता है वैसी वो भी नहीं लिखेगी। जब वह लिखेगा तब उत्तर दे सकेगी। तब एक दिन वह पत्र लिखने बैठा। बड़ी मेहनत से ठीक आकार प्रकार का कागज चुनकर उसने आरंभ किया, पूजनीय बहन। वह सदा से ऐसे पत्र ऐसे आरंभ करने का अभ्यास ही है, लेकिन कागज पर ये 2 शब्द देखकर वह अपने से पूछने लगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, पूजनीय बहन कौन है। उसने कागज के चिथड़े कर डाले। दूसरा फिर कलम से स्याही भरकर सोचने लगा। कुछ सूझा नहीं। वह कलम को यूं ही घसीटने लगा। देखा वह सूख गई, फिर भरी और फिर सूख गई। एकाएक कलम भरकर उसने लिख डाला, सरस। लेकिन या तो मैं अपने अंतरतम में भी कहकर अब काँप उठता हूँ। इसे इस अश्लील ढंग से कागज पर रखूंगा और भेजूंगा उस पति के घर जिसके पास वो चली गई है। शेखर ने वह पत्र भी फाड़ डाला और तब उसे पता लगा कि शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई का क्या अभिप्राय है। उसने माँ के पास जाकर कहा, मुझे कोई चिट्ठी नहीं भेजनी है, आप अपनी चिट्ठी भेज दीजिए। माँ ने यूं ही कहा, क्यों, बहन को चिट्ठी लिखने में हर्ज होता है। शेखर कमरे के कोने में बैठकर रोने लगा। शेखर को जाने क्या हो गया, वो जो कभी रोता नहीं था अब आकर रोने लगा। पड़ता कभी रोटी खाते खाते छोड़कर उठ चल देता और कमरे में आकर रोने लगता। कभी रोटी खाता तो एकाएक फूट पड़ता। कभी पिता कहते जाओ लेटर बॉक्स में से डाक निकाल लाओ तो उसकी खिड़की खोलकर रो उठता और उसे स्वयं नहीं पता कि क्यों न रोता है। कभी पिता पूछते क्यों शेखर, भाई बहुत याद आता है, तो उसे लगता है हाँ यही कारण है कि मैं रो रहा हूँ, भाई याद आते हैं। माँ पूछती सरस्वती के पास जाना है, तो उसे लगता वह सरस्वती को देखने के लिए ही तो रो रहा है। और कभी रविदत्त कहता हमें यूं ही पीट देते हैं सब कोई, तो उसे लगता है वह इसलिए रोता है कि उसे बहुत अन्याय होता है। एक दिन उसने रवि ठाकुर की एक कहानी का अनुवाद पढ़ा, छुट्टी, जिसमें लिखा था मानवीय संसार में 14 वर्ष के लड़के से बढ़कर भला दूसरा नहीं है। उसमें न सौंदर्य न उपयोगिता। उसे छोटे बालक की भांति दुलाया नहीं जा सकता, न उसके संग की विशेष चाह होती। अगर वह बच्चों को बालकोचित तोतले ढंग से बात करे तो उसे दुधमहा कहा जाता है, और अगर बड़ों की सी पक्की बात कहे तो उद्दत। मतलब यह है कि उसका बोलना ही प्रगल्भता है। सहसा कपड़े लत्तों के माप का ख्याल ना करके इस भद्दे ढंग से बढ़ते जाना लोगों की दृष्टि में बेहुदा दिखता है। बचपन का लालित और कंठ की मधुरता चली जाने के लोग मन ही मन उसे अपराधी समझते हैं। सहसों के बहुत से दोष क्षम्य समझे जाते हैं, पर इस वयस्क की लड़की के निवार्य त्रुटि भी असहनीय मालूम होती है। वह स्वयं भी सर्वदा इसे अनुभव करता रहता है कि वह कहीं भी ठीक ठाक जचता नहीं, इसलिए अपने अस्तित्व पर वह सर्वदा लज्जित और क्षमा प्रार्थी सा बना रहता है। किंतु इसी उम्र में ही मन में स्नेह और सम्मान के लिए उसके हृदय में अत्यधिक व्याकुलता होती है। उसे पढ़कर उसने देखा उसके रोने का यही कारण है। एक दिन किसी से उसने सुना कॉलेज के जीवन में बड़ा सुख है और बड़ा स्वच्छंदता। उसे ध्यान हुआ कि उसके भाई मजे में होंगे, बिल्कुल स्वच्छंद होंगे, और वह इसी बात से रोने लगा। लेकिन जहाँ यह वो निश्चय नहीं कर पाया कि वो रोता क्यों है, वहाँ उसकी यह भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। संसार में अन्याय ही अन्याय है, और यह अन्याय विशेष उस पर किया जाने के लिए है। मानो संसार का पहिया उसी को धूरा बनाकर उसके आसपास घूम रहा है। जो कुछ है केवल इसलिए कि शेखर है, और साथ ही साथ उसकी असहिष्णुता बढ़ने लगी। वह जलने लगा उस अन्याय के विरुद्ध। एक दिन अकारण ही उसने देखा, अब वो और नहीं सह सकता। उसके मन में भाव हुआ कि क्या इतने बड़े संसार में मेरे लिए जगह नहीं है जो मैं यहाँ रहकर अन्याय सहूँ। और वह एक ओवरकोट, एक बिस्कुट का पैकेट, एक डबल रोटी लेकर घर से निकल खड़ा हुआ। कहाँ के लिए उसने नहीं जाना। उसे इतना ही मालूम था कि वह कहीं को नहीं कहीं से जाना जाता है, कहीं से जिसे वह सदा के लिए छोड़ आया है। दिन भर चलकर वह थक कर सो गया। दूसरे दिन एक जलप्रपात के नीचे पहुंचा और दिन भर उसी को देखा, लेकिन सौंदर्य खाया नहीं जा सकता और डबल रोटी खत्म हो गई थी। शेखर जलप्रपात को देखा किया। पहले उसके प्रति आदर था, आकर्षण था, फिर उसमें एक स्वरता, परिवर्तनहीनता, इसलिए अधमता दिखने लगी। वो लौट पड़ा। उसने घर के जीवन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसके प्रति एक नए आदर और विस्मय का भाव उसके मन में था। उसके पिता ने उसके भागने का और उसके चुपचाप स्वीकार कर लिया, कुछ पूछा नहीं। अपनी ही आशांत चित्तता स्थिरता शेखर के लिए असहनीय होने लगी। उसे लगने लगा वह कुछ और चाहता है, लेकिन क्या चाहता वो उसे भी नहीं पता है, और इसी को जानने के लिए वह अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने लगा। दूर से देखा जाए तो मानवता का सारा विकास ही कम से कम अभी तक यही है। मानवता कुछ चाहती है लेकिन जानती नहीं है कि क्या। उसे जानने की खोज में अनेक रास्तों पर एक साथ ही भटक रही है। मानो सारी मानवता अपने जीवन की गति में किसी दीर्घ वयासंधि पर खड़ी है, और उस विशाल का एक छोटा सा प्रतिरूप समुद्र का अविरल मरमर और अपने भीतर छिपाई छोटी सी सीपी शेखर भी उसी में उलझा है।
उसे लगता है उसके शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है, उसे लगता है वो बीमार है, उसे लगता है उसमें बहुत शक्ति और स्फूर्ति आ गई, उसे लगता है उसे जीवन की एक नई किस्त मिलने वाली है और वह अपने ही मत से उन्मुक्त कस्तूरी मृग की तरह या प्लेग से आक्रांत चूहे की तरह अपनी दुम को पीछा करते हुए कुत्ते की तरह अपने ही आसपास चक्कर काट रहा है। जब रात खूब घनी हो जाती तब शेखर उठता, दबे पांव बैठक में जाकर ग्रामोफोन उठाकर अपने कमरे में ले आता, दरवाजे बंद कर लेता और एक विशेष रिकॉर्ड को बार बार बजाया करता। किसी अंग्रेजी संगीतकार का वायलिन का रिकॉर्ड था जिसका नाम देखने का उसे कभी ध्यान नहीं हुआ और जिसकी तर्ज असंख्य बार सुनकर भी याद नहीं हुई, लेकिन उसके आरंभ में ही जब एक भरे हुए मंद स्वर के बाद एक तीखी पुकार सी होती तब शेखर को लगता उसकी इस अकस्मात बलिष्ठ तीखेपन ने मानो शेखर के बाहर कोई झिल्ली सी आवरण कर दी हो। तो वो एकाएक रिकॉर्ड बंद कर देता, लेकिन वह समाप्त होती उसे लगता उसका शरीर फिर जाग उठा है। वह मन उस पर से हटाना चाहता है। यह तो जानता नहीं था कि इसका साधन क्या है, लेकिन कविता में रुचि थी और इसलिए उसे आशा थी कि वह उसमें अपने को भुला सकेगा और हर समय हर प्रकार की कविता पढ़ने लगा। उसने संस्कृत कवि पढ़े, उसने उर्दू में अनुवाद पढ़े, उसने जो कवि उसकी पाठ्य पुस्तकों में थे टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, शेली, क्रिस्टीना, रोजेटी, स्कॉट सबको पढ़ डाला। पर फिर उसने वे कवि पढ़ने आरंभ किए जो उसकी पुस्तकों में नहीं थे, लेकिन जिनके नाम उसने पढ़े और सुने थे, कीट्स, बॉलरेन, रोजेटी, स्विनबर्ग, अनुवाद में टॉसो और दांते तक को। लेकिन यहाँ भी कुछ कविताएं उसके मन में बैठ गई और उसे उसी अशांति की ओर खींचने लगी। टेनिसन की लेडी ऑफ सैलॉट में क्वीन और हिनोनिन की मृत्यु की पंक्तियाँ, आई मी माई माउंटेन्स सेपर्ड दैट माई आर्म्स वर अराउंड अबाउट दी एंड माई हॉट टिप्स प्रीशेस क्लोज द थीन। वो प्रिय चरवाहे काश कि मेरी बाहें तुझे बांधे होती, मेरे तप्त ओठ तेरे ओठ से मिले होते सफल चुम्बनों की तीखी बौछार में जैसे सीमाई के सरोवरों पर सीसर की घनी वृष्टि। इन्हें पढ़कर उसका शरीर तन उठता और उसकी बाहें कांपने भी लगती थी। विनीत द ग्लोइंग थ्रोट द ब्रिथ हाफ ग्लोब्ड। उस दिन उसे लगा उसके भीतर एकाएक बल का इतना असहनीय स्रोत उमड़ आया कि उसे रोमांच हो आया। वह भी बस बाहर निकला। कुछ ना पाकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और रसोई के पीछे जाकर कितनी ही लड़कियों की चैलियाँ बना डाली। तब आकर वह फिर लेडी नॉर्टन की एक कविता पढ़ने लगा, आई डोंट लव दी, और उसे लगा कि वह कुछ शांति पा रहा है। कुछ कविताएं ऐसी भी थी जिन्हें पढ़कर उन्हें न समझने पर भी उसे शांति मिलती थी। यदि भी एक बहुधा एक व्यथित और अस्थिर सी शांति थी। रोजेटी की ब्लेस्ड थैमजोल में, लाइक ए बेपोर वैन एंड म्यूथ लाइक ए फ्लेम सो लेट इट पास। ये वो जब प्रेमी अपनी अत्यंत प्रेयसी के केसों को स्पर्श अनुभव करता और एकाएक जानता है, नथिंग द ऑटमन फॉल ऑफ लीव्स। और स्विनबर्न की कुछ कविताएं जिन्हें पढ़ते हुए सहसा जोर से पढ़ने लगता, उसके शब्दों में ही ऐसी वाद्य करने वाली लय थी। और हाँ, कालिदास का अजविलाप जो उसे अब याद आया, सरस्वती भी कई बार गाया करती थी, तंगी यदि जीविता पहा हृदय की नेताम ना हंतिमाम। और मानो एकाएक उसका सारा व्यक्तित्व मृत मांग उठता और दोहराता था कि ना हंतिमाम। शुभ्रम कंठम के नीचे कूचों की गुलाई जैसे सोते के जल में अर्धमुकुलित कुमली, दुर्बल मूक वस्प सा, आग की लौ सा मेरा प्यार बीत जिए उसकी बीड़ा पर कांपती। इस प्रकार शेखर जो था अपने ही प्रभाव में बहा जा रहा था, लेकिन बीच बीच में ऐसे भी क्षण आते थे जब सब कुछ उसके लिए जैसे बहुत स्पष्ट, बहुत सीधा, बहुत परिचित हो उठता था। जैसे एक क्षण चित्र रोजेटी में अपनी एक कविता में खींचा था, आकस्मिक आलोक, और तब इसकी अत्यधिक प्रकटता से उसे दुख भी होता। एक दिन रोजेटी पढ़ते पढ़ते उसने किताब बंद कर दी और आंखें भी बंद करके गुंजायमान करने लगा। सच ए स्मॉल लैम्प इल्यूमिनेट्स ऑन द हाईवे so dimly, so few steps in the front of my feet. It assures me that we are part from my way out of sight. और इस तरीके से वो लगातार कविता पढ़ता ही जाता था। तभी उसे वैसा एक क्षण भी प्राप्त हुआ और उसे क्रोध भी आया कि मेरी यह जो अभूतपूर्व दशा है ये क्यों है और किसी को भी हो चुकी है। और क्योंकि कविता उसे हर समय उसकी याद दिलाती थी, इसलिए उसने कविता पढ़ना भी छोड़ दिया। उसे अब गहन से गहन विषयों की पुस्तकें निकाल कर पढ़नी शुरू की। सबसे पहले नीत्शे का 10 स्पार्क, डार्विन का विकासवाद सिद्धांत, शंकर विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की जीवनियाँ, डॉक्टरों की किताबें, होम्योपैथी, मानसिक रोग, ये सभी उसने, प्राणायाम, योगी की, और ये यहाँ तक कि उसने खाद्य विज्ञान तक की पुस्तकों को भी पढ़ा। कोई भी हो, कैसी भी हो, इस राजपथ पर एक बहुत छोटा सा दीप आलोकित करता है। बहुत क्षीण प्रकाश में बहुत थोड़े से कदम मेरे सामने, किंतु फिर भी स्पष्ट दिखता है कि मेरा मार्ग उसके मार्ग से अलग है। क्षितिज के पार आलोक से परे किस ध्रुव पर फिर हमारा मिलन होगा। एक व्यक्ति है और मैं ही वह अभागा हूँ जो प्रेम करता हूँ और जानता नहीं कि किससे। जरूरी केवल यह था कि वह ऐसे ही कोई पढ़ने में रुचि ना हो,
मन को ठोक पीट कर पढ़ा जा सके, और वह अपने ही पर से सारे प्रयोग करने लगा जो उसे इन विभिन्न पुस्तकों में मिले। उसने अपनी दिनचर्या को बड़े कठिन नियंत्रण में बांधा। प्रातःकाल 5 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाकर तौलिए से बदन रगड़ना, 5:30 बजे खिड़की के बाहर कूद कर जाना और ठंडे पानी का स्नान अवश्यमेव बंद कर देना, सवेरे नाश्ता नहीं करना, और ये सारी चीज़ें, किसी से बोलना नहीं, ताश खेलना और फिजूल कोई खेल नहीं खेलना, और यहाँ तक कि चर्या के बाहर कोई भी बात नहीं हो सकती। और चर्या ब्रिटिश शासन की तरह मनोनीत अर्थ को अनुमति भी नहीं देती थी। उसमें परिवर्तन के लिए स्थान तो था, एक कि जिस काम में बहुत अनिच्छा हो उसे 2 बार किया जाए। प्रायः शेखर को 2 बार नहाना पड़ जाता था, जिसका तरीका यह था कि पहली बार नहाकर बदन सुखाकर कपड़े पहन ले और गर्म होते उन्हें उतारकर फिर नहाए। कभी रोटी में देर हो जाए तो वो खाता नहीं था। माँ आग्रह करती तो नहीं सुनता, मुँह था, और तब वह समझ लेती कि मुझ पर ही क्रोध है, और वह भी ना खाती। एक बार उन्होंने 3 दिन खाना नहीं खाया, पर शेखर टसेमस नहीं हुआ। उसने माँ से यह भी कहा कि तुम खा लो। वह इसी पर झुझलाता रहा कि माँ क्यों मुझे डिगाना चाहती। तीसरे दिन माँ ने कुड़ कर कहा, अच्छा मुझे क्या, मरे चाहे जिए। एक दिन शेखर ने माँ को पिता से कहते सुना, यह लड़का तो पागल हो जाएगा, इसे किसी को दिखाओ, इसका दिमाग थोड़ा खराब हो गया है। शेखर ने जाकर मूर्जे फैमिली मेडिसिन निकाली और आराम से उसके पन्ने उलटने लगा। अनुक्रमणिका देखनी शुरू की, तब उसको देखना भी नहीं आता था। किसी नए रोग का नाम पढ़कर उसका निदान पड़ता और निश्चय हो जाता कि वह उसे ही है। इसी प्रकार 150 रोगों के लक्षण अपने में पाकर वह मानसिक रोगों तक पहुंचा। तब उसने देखा कि मेलोकोलिया में उसे उसके बाद हाइपोकॉन्ड्रिया भी हो गया है, और उसके लक्षण पढ़ते हुए उसने पढ़ा, इस रोग का रोगी प्रायः डॉक्टरी की किताबें पढ़ता है और उसे वहम रहता है कि प्रत्येक रोग उसे ही हुआ है। शेखर ने कहा, अरे ये तो मुझे ही हुआ है। उसने किताब बंद कर दी। तब एकाएक उसके सब रोग दूर हो गए। वह ठठाका मारकर हंस पड़ा, लेकिन वह शरीर के भीतर ही भीतर कुछ अशांति, कुछ प्रस्फुटन वह बंद नहीं हुआ। वह वैसा ही अनुभव करता रहा जैसा भूमि के नीचे ही नीचे अंकुर फूटने से पहले के बीज होते हैं। वह एक नई दृष्टि अपने माता पिता की ओर देखने लगा। उसके सारे उत्तरहीन प्रश्न, जिन्हें उसने किसी तरह दबा रखा था और निरंतर दबाने की चेष्टा करता था, वो दुगने दबाव से, दुगनी शक्ति से उसे सताने में एक पाशविक हिंसा सुख पाता और लौट लौट कर आने लगा। और उसके कुछ एक प्रश्न जो अधूरे उत्तर उसे नौकरों से या पिता की चपरासियों से या चुरा कर पढ़ी हुई किताबों से मिले, उनसे उसकी व्यग्रता और भी बढ़ गई। एक दिन शेखर के माता पिता में लड़ाई हो गई। झगड़े उनके कई हुए थे, गर्जन तर्जन, कुछ वर्षा, कुछ अनबोला। माँ की ओर से अनाहार या कोई बात नहीं हुई थी। शेखर को इसकी विशेष चिंता नहीं होती थी, सिवाय इसके कि ऐसे दिनों में वह दोनों से बचकर रहने की जहाँ तक हो सके कोशिश करे। पर उस दिन उसकी बातों की भनक कान में पड़ते ही शेखर ने जान लिया कि झगड़ा कुछ और प्रकार का है। वह जो कुछ थोड़ा बहुत ही सुन पाया था, सुनने की चेष्टा करने लगा। पास आने की उसे हिम्मत नहीं हुई। वह अधिक नहीं सुन पाया, केवल कभी जब उनके स्वर में बहुत ऊँचा हो जाता तो सुन लेता। माँ ने कहा, तब मुझे मार डालो। पिता ने कहा, कुछ शर्म करो कोई। आगे कुछ कहा जरूर, पर शेखर सुन नहीं पाया। वह दबे पांव उठकर किवाड़ के पीछे आया और उसकी आड़ में झांककर धक से होकर एकदम लौट आया। छोटी गोल मेज के ओर पिता खड़े थे, उनके सामने दूसरी ओर माँ थी। उनका आंचल सिर पर नहीं था और छाती खोलकर वह खड़ी होकर कह रही थी, मुझे मार डालो। पिता एकदम दफ्तर चले गए। शेखर ने कमरे में एक विचित्र सा स्वर सुना। शायद माँ छाती पीट रही थी। 2-4 बार पीट कर वे कहीं दूसरे कमरे में चली गई। शेखर खिड़की के आगे बैठा था, वहीं से बाहर देखता हुआ इस घटना को मन में फेरने लगा। उसे याद आया कुछ दिनों से माता पिता में जाने क्यों खिंचाव सा था। वैसे उसने महत्व नहीं दिया था, लेकिन आज उसे जान पड़ता था कि इस विस्फोट का मूल कई दिनों से फैलता चला रहा है। खिड़की के सामने से होकर माँ निकली। शेखर ने देखा उनकी चाल में एक दृढ़ता है जो सदा नहीं होती, और वो सीधी तेजी से चली जा रही है। और फिर वह सोचने लगा। शाम को पिता दफ्तर से लौटे, उन्हें द्वार पर मिलने कोई नहीं आया। भीतर गए, नौकर ने चाय तैयार कर रखी थी, पर वहाँ कोई नहीं था। सोने के कमरे में गए, वहाँ कोई नहीं था। रसोई के आंगन में गए, वहाँ कोई नहीं था। बाहर जाकर नौकर चुपचाप खड़े थे। शेखर ने स्वयं ने प्रकट होते हुए भी यह सब देख लिया था। पिता ने आकर पूछा, तुम्हारी माता कहाँ है? पता नहीं। रविदत्त चंद्र यहाँ हो। जी। तुम्हारी माता कहाँ है? पता नहीं। अंदर तुम्हारा सिर? पिता धधक उठे। उन्होंने पूरे हाथ से एक तमाचा चंद्र के लगाया, एक रवि के, जिससे दोनों भन्ना गए। फिर शेखर के पास आकर उसे छाती में इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दूरी कुर्सी से टकरा गया। तुम सब यहाँ किस लिए मरे हो जब माँ का पता नहीं रख सकते? विवश क्रोध की चरम सीमा एक आदर मांगने वाली चीज होती है। शेखर ने उठकर बिना प्रतिहिंसा के पिता की ओर देखते हुए कहा, आप दफ्तर गए थे? तब घूमने गई थी। पिता ने कान के पास घूसा लगाते हुए कहा, पहले क्यों नहीं कहा था? फिर एकाएक उनका स्वर टूट गया। बोले, वह गई, चली गई? ये शब्द मानो उन्हें और भी जड़ित करने लगा। उन्होंने कहा, गई जरा सी बात पर यूं ही लड़कर चली गई। ऐसा जान पड़ने लगा है मानो वो हिलना चाहते हैं और हिल नहीं सकते।
तीर से हाथ उठने से विवश हिरन की तरह वे शेखर की ओर देखने लगे। शेखर, तुम्हारी माँ चली गई। तब एकदम जड़ित सा क्रोध सजीव क्रिया परिणित हो गया। गिरकर नीचे ही बैठे हुए शेखर के बालों से पकड़ उठाते हुए बाहर की ओर धकेलते हुए उन्होंने कहा, मरते क्यों नहीं हो तुम, जाओ उसे ढूंढो। किवाड़ को लात मारकर खोलते हुए कहा, किधर गई थी वह, और बाहर दौड़ पड़े। शेखर एक ओर गया, वे दूसरी ओर। नौकर भी कुछ समझकर एक ओर को चल पड़े। घर से 2 मील पर एक जंगल था, उसी के पास एक खुली जगह में माँ इधर उधर घूम रहे थे। शेखर ने दूर से उन्हें देखा और साथ ही देखा कि और दूर से पिता भी चले आ रहे हैं। वहीं से वो उल्टे पांव लौट पड़ा। उसे लगा कि वह मर भी जाए तो उसे आगे का दृश्य देखने के लिए नहीं रुक सकेगा। अंधेरा होते होते दोनों लौट आए। पिता ने बाहर ही से नौकर को आवाज़ दी, हम खाना नहीं खाएंगे, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, और सोने के कमरे में चले गए। द्वार बंद कर लिया। सवेरे शेखर ने देखा कुछ नहीं है, लड़ाई की चिन्ह ही नहीं है। वो पहले के बादल भी मिट गए हैं। शेखर के जीवन में पहली बार पिता ने चाय का आधा प्याला पीकर माँ से कहा, आज बहुत अच्छी बनी है, तू भी पी ले। शेखर ने कुछ और देखा। घर की एक जो युवती नौकरानी है, जो कमला को खिलाती है और सदा हंसती रहती है, वो बड़ी सहमी हुई सी दूर दूर हो रही है। यदि उसे किसी ने कुछ कहा। शेखर घर के बाहर खड़ा था। दोपहर का समय था। तार वाले ने एक तार ला कर दिया। शेखर ने पिता की ओर से दस्तखत किया और तार लेकर भागा हुआ भीतर गया। पिता सोने के कमरे में तो द्वार बंद था। शेखर ने जल्दी से द्वार खोला और कहा, पिता जी। माता पिता अलग हट गए। पिता ने एक बार घूर कर उसकी ओर देखा, फिर सहज स्वर में कहा, क्या है? लेकिन माँ लज्जा से सकपकाई हुई, सिर झुकाए हुए मुंह फेर कर खड़ी रही। पिता ने फिर कहा, क्या है? शेखर ने लपक कर तार पिता को दे दिया। उन्होंने बढ़कर कहा, सुनो, सरस्वती की लड़की हुई है। माँ ने विस्मय से कहा, आएंग अभी? पिता ने कहा, शेखर तुम जाओ। शेखर धड़कते हुए इधर से बाहर चला आया और फिर द्वार बंद करते हुए, ताकि उसकी आड़ में वो सुन सके। माँ ने कहा, अभी तो 8 महीने हुए हैं। पिता ने विस्मय दिखाते हुए कहा, हाँ देखो। शेखर को लगा वे द्वार की ओर आ रहे हैं। वो भाग लिया। सरस्वती की लड़की हुई है, सरस्वती की। और शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। शेखर सोचने लगा, तब सरस्वती के शरीर में भी लड़की छिपी थी। और उस दिन सरस्वती ने कहा था, मुझे नहीं पता। आज होती तो शेखर पूछता, आज तो उसे पता ही है। अगर उस दिन नहीं था तो आज तो बताती। फिर वो उसी उलझन में था। और उसने पिता को देखा। शेखर जानता है कि कभी स्वयं उसकी बाहों मानो कि उसको इस तरीके से घेर ले, दबा डालने को फड़क उठती है और उसकी कल्पना में भी उसे सुख देती हैं। अभी ये प्रश्न गूंज ही रहते कि सरस्वती का पत्र आया, लड़की मर भी गई। माँ ने पढ़कर पिता से कहा, उसने लिखा है लड़की 8 मासी थी। फिर कुछ ऐसे भाव से कि यही होना था। उन्होंने कहा, हाँ। 4 दिन और 6 घंटे बाद वो लड़की मर गई। और माँ कहती, सरस्वती ने लिखा है कि लड़की 8 मासी थी। शेखर ने मौका पाकर रसोइये से पूछा, 8 मासा बच्चा कैसा होता है? जो बच्चा 8 महीने में होता वही होता है। इसका क्या मतलब? बच्चे 9 महीने में होते हैं। इस गांठ में बात हुई शेखर ने पूछा, वो कैसे आता है? रसोइया हंसने लगा। बोला, शेखर बाबू, ये अत्ती से पूछो। और उस युवती नौकरानी की ओर इशारा करके उसने कहा। शेखर उससे कुछ शर्माता था, पर उसके पास भी गया। वह शेखर की भाषा नहीं जानती थी। शेखर किसी तरह भाषा में इतना ही कह पाया, बच्चा किस तरह? अत्ती हंसने लगी। उसे शेखर का प्रश्न समझ नहीं आया। उसने शेखर की नकल लगाते हुए कहा, बच्चा किस तरह? और फिर दोनों हाथ घुमाकर बिताया। शेखर किसी तरह अपना प्रश्न समझाने की चेष्टा ही कर रहा था कि माँ ने आकर पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? शेखर सकपका गया। अत्ती अपने काम में लगे। माँ ने अभी भी संदिग्ध स्वर में कहा, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? अत्ती ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे तो पता नहीं। शेखर चलाया। इस अंधकार के पट पर बिजली की तरह थिरकती हुई आई एक रेखा शारदा। शेखर के पिता का बंगला बबुल के वृक्ष और झाड़ियों से घिरे हुए एक पहाड़ के अंचल में उनके घर के सामने तलहटी के पार पहाड़ के शिखर पे एक छोटा सा पेड़ है। उसकी शाखाएं और पत्तियां मिलकर आकाश की पृष्ठभूमि पर अंग्रेजी का यस अक्षर का आकार बनाती हैं। शेखर जो कुछ उतर कर चारों ओर, यह पहाड़ देवदारू, चीड़ और यूकलिप्टस के पेड़ वगैरह थे। वहाँ पे यही सुदूर चित्र शेखर की चंचल आंखों का एकमात्र खाता। आंखें जो कुछ नूतनता को देख रही थी, किसी परिवर्तन की भूखी थी, और जो अपने सब और परिवाप्ति एक स्वरता उक्ताई देख रही थी। शेखर के पिता उस देश में परदेसी हैं। उनकी उत्तर भारत की प्रांतीयता यहाँ दक्षिणी प्रांतीयता और सांप्रदायिकता में खो गई है। वे आदरणीय होकर भी बहिष्कृत हैं, और इससे उत्पन्न अकेलेपन के अलावा शेखर अकेलेपन की उस भयंकर अवस्था में भी है जिसमें संसार का सारा अन्याय, सारा धैर्य और भय, साहस और कायरता, उद्दंडता, विश्वास और स्नेह, संदेह और क्रोध, प्रेम और विद्वेष एक ही साथ है। अनेक भूखा शेखर, स्वयं अपनी भूख को ना पहचानने वाला शेखर, अपने किसी प्रश्न का उत्तर ना पाकर सब्र, उपेक्षा और निराशा की दृष्टि देख रहा है। तभी एक दिन माँ को एकाएक याद आया कि संसार में उनके अलावा भी कोई बचता है, और उन्होंने मिलने की ठानी। शेखर के पड़ोस में, उस बिखरे हुए पहाड़ी इलाके में 5-5 मील की पड़ोस होता था। एक मद्रासी परिवार रहता था। उसके वयस्क प्राणियों को शेखर देख चुका था। वे एक आध बार मिलने भी आए थे। विदेश में शिक्षा पाकर उन्होंने सीखा था कि संसार यदि पृथ्वी पर फैला हुआ नहीं है तो कम से कम अपने घर की परिधि अधिक ही विस्तृत है,
और उन्हीं की इस भेंट को लौटाने के लिए माँ उनसे मिलने जा रही थी। शेखर को साथ जाने की आज्ञा मिली, क्योंकि जिनके यहाँ जाना था वे हिंदी नहीं जानते थे और शेखर की माँ न उनकी भाषा जानती थी, ना अंग्रेजी जानती थी। नूतनता का भूखा शेखर खुशी खुशी साथ चल पड़ा। वे पहुंच चुके थे। यूकेलिप्टस के वृक्षों का छोटा सा कुंज पार करके वे उनके बंगले में घुसे आए और प्रारंभिक परिचय इत्यादि हो चुका था। जब वह उनकी और माँ बंगले के बाहर लगे हुए तख्त पर बंगले का नेम गरुड़ नीड़ पढ़कर भीतर घुसे, तब उन्होंने देखा कि बंगले के सामने घर पर जो घास है उस पर गृहस्वामिनी बैठी है। तो वो एक दूसरे से परिचय प्राप्त करते हैं और सभी लोग अंदर चले जाते हैं और चुपचाप गृहस्वामिनी प्रतीक्षा में, पुत्र इसीलिए कि उसका भी कोई कर्तव्य नहीं है, माँ इसलिए कि वह अंग्रेजी नहीं जानती, पुत्र पर ही आशा लगाए बैठी है, और पुत्र इसलिए कि इस नए संसार की अत्यधिक नूतनता में उसे कुछ भी कहने को नहीं मिलता। वह कभी अपने पैरों की ओर देखता, वो अत्यंत भद्दे से जान पड़ते, तो वह दाहिने पैर की ओर देखता और अपने को कोसता। कभी वह एक हाथ से दूसरे को पकड़कर सोचता कि इन्हें कहीं छुपा दूं या काट दूं। वह कभी उसका ध्यान अपने कपड़े की ओर जाता कि किस तरीके से ये है स्थिति में। गृहस्वामिनी उसकी ओर देखती तो सोचती कि ये सोच रही होगी इस जंगली को बैठना भी नहीं आता, अभागा बेचारा और अभागी वह संधि। तो उससे पूछते हैं कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। जिस घोर मना शक्ति को लगाकर उसने उत्तर में कहा मैं घर पर ही पढ़ता हूँ, उसकी कोई क्या कल्पना करेगा। कोई परीक्षा दोगे? उत्तर में एक शब्द। वह सोच रहा है कि यह शब्द भी बहुत ही मैट्रिक है। तब उसकी माँ पूछती हैं वे क्या कह रही हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाती हैं। तो वो बताने लगता है, उसे क्षण भर जीवन मिल जाता है। एक दूसरा स्वर कहता है बिना स्कूल गए परीक्षा दी जा सकती है, यह उस युवती का प्रश्न है। एक तीसरा स्वर कहता है कि अरे वह कैसे। वो चौंक कर देखता है कमरे में उस लड़की ने प्रवेश किया जो बाहर फूल तोड़ती हुई भाग गई थी और एक बार बड़ी बड़ी खुली हुई आंखों से जल्दी से उसे देख लिया था। उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। उसकी माँ कहती है मेरी लड़की है शारदा, पर किसी के कुछ कहने के पहले ही वह अपना प्रश्न दोहराती बिना स्कूल जाए भी परीक्षा कैसे दी जा सकती है। थोड़ी देर के मौन के बाद उसे ध्यान आता है इस प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं दिया गया है, या शिष्टता है। इस बात को सोचकर वो घबरा जाता है और उत्तर देने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। तब वह कहती है क्या सोच रहे हो, उत्तर क्यों नहीं देते। तो इस तरीके से जो है शेखर की बातचीत होती है जब वहाँ पे वो मिलने आया होता है उसकी माँ, और उन लोगों को अंग्रेजी पता होता है और ये जो इसकी माँ है इसको अंग्रेजी नहीं पता होता है। तो ये वार्तालाप का सिलसिला आगे बढ़ता है, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब यहाँ पे देखिए शेखर बहुत ही भौचक्का रह जाता है कि जब उससे वो लड़की पूछती है कि तुम किस क्लास में हो, और उसमें एक तरीके से वो बता ही नहीं पाता है कि दरअसल वो किस क्लास में, क्योंकि वो तो घर पे ही पढ़ाई कर रहा था। एक दूसरा स्वर कहता है कि बिना स्कूल के परीक्षा दी जा सकती है भला, और तीसरा स्वर भी कहता है अरे ये कैसे संभव है। तो वो बिल्कुल ना हकबका जाता है और शेखर ये सोचता है कि ये कौन पूछ रहा है। तब तक वो देखता है कि कमरे में लड़की भी प्रवेश कर रही है जो बाहर फूल तोड़ती हुई भाग गई थी, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, और वो अब जो है उसकी स्थिति शेखर की और विचित्र सी हो गई है। इसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। इसकी माँ कहती है कि ये मेरी लड़की है शारदा, पर किसी के कुछ कहने के पहले वो अपना प्रश्न दोहराती है बिना स्कूल जाए भला परीक्षा कैसे दी जा सकती है। थोड़ी देर के मौन के बाद उसे ध्यान आता है इस प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं दिया गया, ये तो अशिष्टता ही कही जाएगी। कैसी बेहया है ये लड़की, मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ तब भी पूछे ही जा रही है। ये शेखर सोचता है कि इसे समझ नहीं आ रहा, जब मैं ये नहीं दे रहा हूँ उत्तर तो इसको नहीं पूछना चाहिए, तब भी वो पूछती ही जाती है। यही सोचते हुए वो देखता है कि लड़की के बेस्टन में भी लज्जा नहीं है। उसके अभी तक कुछ गीले बाल जो बाहर खुले हुए थे अब एक रेशमी रिबन से बंधे हैं। शरीर पर वह एक सफ़ेद कुर्ती पहने और एड़ियों से ऊंचा सफ़ेद लहंगा या पेटीकोट, और वह बिल्कुल निर्लज कौतूहल से उनकी ओर देख रही है। ऐसी दृश्य जो उसे आधिकारिक व्यस्त करती जाती है और क्रोध भी दिलाती है। और इस अवकाश में सब चुप है। माँ शेखर से पूछती ये क्या रहे। तो अपनी चुप्पी छिपाने के लिए टालते हुए धीरे से कहता है कुछ नहीं। माँ भी तो माँ है, वो समझती है। बेटे से पूछती है शर्मिलों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो वो कुछ कहता है जस्ट, और कहते ही वो समझ जाता है और अपने को ये कोसने लगता है। और उसकी माँ मुस्कुराकर उसकी ओर उंगली उठाकर कहती है यस दस फोर। वे सब समझती और हंस पड़ती है, पर अभी उसके अपमान का प्याला नहीं भरा है। अभी उसके धूल में पड़े हुए शरीर का दौरा भी जाएगा। शारदा हंसकर उसकी ओर देखती हुए कहती है ओह ग्रेसियस सच ए बिग सिली बॉय लाइक यू। अरे कितना बड़ा होकर भी। माँ धरित्री तू फट क्यों नहीं जाती। वह अपना अपमान नहीं सह सकता, उसे तू कैसे सह रही है। और वह बेहया लड़की तो पता नहीं क्या कह डालेगी। आह उसकी जान में जान आई। शारदा की माँ उसे डांट रही हैं। अवश्य चाहिए नूतनता पर ऐसी बेहयाई। शारदा वो कुछ अप्रतिभ सी होकर उठी और चल दी।
तब किसी न किसी तरह सभ्यता द्वारा निर्दिष्ट इस भेंट को पूरा करने के लिए बातचीत चलने लगी, पर उसका समापन अभी दूर था। शारदा फिर वापस आती है, अब की बार अपने बाएं कंधे पर बहंगी की बीड़ा तरह रखे हुए, यानी बीड़ा रख के वो लेके आती है। आकर उसके पैरों से कुछ ही दूर हटकर फर्श पर बैठ गई। माँ ने बेटे से कहा, पूछो कोई बीड़ा बजाता है? बड़ी अच्छी लगती है बेटा। शारदा की माँ की ओर उन्मुख होकर कहता है, पूछती है कोई बीड़ा बजाता है क्या? बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, शारदा बजाती है। वह चुप। इसके बाद वार्तालाप की स्वाभाविक गति क्या प्रेरणा करती वह नहीं सोचता। शारदा से प्रार्थना करने का, कुछ भी कहने का काम उसने नहीं होगा। शारदा हंसती है, बीड़ा की तार कांपने लगती है। उसका आत्मसम्मान कहता है ये अपनी मुखरता पर लज्जित है। उसकी बुद्धि कहती है अपनी माँ को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रही है। ये वया संधि के दिन थे तभी तो, नहीं तो शायद वह समझता कि ये दोनों ही कारण नहीं है। कारण है स्त्री प्रकृति का एक निगूढ़ तत्व, उसका अत्यंत सुलभ एवं बाहरी व्यापृत्य, जिसमें उसका सौंदर्य और सामंजस्यता दोनों ही छिपता है। क्या कुछ छिपा हुआ है जो फूट निकला है वाड़ी के झंकृत तारों में से। सिनेमा की क्रमशः केंद्रित हुई स्पॉटलाइट की भांति इसके हृदय की भावनाएं संसार के विस्तार से सिमट कर एक छोटे से बिंब पर केंद्रित हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे उस पर से भी हट जाती हैं। अंधकार में ये कहीं खो जाती हैं, बह जाती हैं। वह बिंब है शारदा के अर्ध भीगे रिबन से बंधे हुए केसों का एक गुच्छ, जो उसके कंधों से फिसल कर उसके कान के नीचे छिपने का प्रयास कर रहा है। उसे देखते ही वह अनुभव है कि संगीत की जिस लहर में वो बहा जा रहा है, वह एक कोमल सफ़ेद धुएं की भांति पहाड़ से टकराकर भागते हुए नए बादल की भांति, और उसमें शारदा के शरीर से उड़ती हुई एक सुरभित भाप मिल रही है और केसों का गीला गीला सोंधा सोंधा सौरभ। उसे जान पड़ता है उसे एक धनपुंज ने उन दोनों को घेर लिया है। उसे जान पड़ता है शारदा के केसों का सौरभ उसके सारे शरीर को एक स्नेह भरे स्पर्श से छूता जा रहा है, किंतु जहाँ वह छूता है शरीर झुलस जाता है और वह उन असुगंधित केसों के स्वाभाविक सौरभ को भी पी रहा है। उसमें नीम के बैर किसी दबी से सुगंध आ रही है और ऐसा जलता हुआ भी वह एकाद अनंत से भरा हुआ उसी बादल के साथ आकाश में बहा जा रहा है। शारदा के पार्श्व में संसार पार हो चुका है। अब वह बादल का टुकड़ा आकाश की सीमा को अनंत को पार करते बढ़ा चला जा रहा है। उसे ये भी जान पड़ता है कि वह आग की लपटों की सांसें ले रहा है। उसे ये भी जान पड़ता है कि उसका दम घुट रहा है और वह देख रहा है शारदा के बालों का उस उद्दंड गुच्छ की ओर, एक अनंत को पार। पर लंबी से लंबी यात्रा भी समाप्त हो ही जाती है। वह रुक गया, कहाँ पहुंच गया। बीड़ा भी चुप हो गई। शारदा तनिक घूमकर उसकी ओर देखती है, एक चिढ़ाने वाली हंसी से जो उसे देखते ही लुप्त हो जाती है। उसकी आंखें मिलती हैं। वह जो अब इसी डर से किसी की ओर अधिक देर तक नहीं देखता कि वह जान न जाए कि कोई मेरी ओर देख रहा है, आज इतने लोगों के सामने इस लड़की को देख रहा है। आंख झपकता भी नहीं है, झुकाने की बात ही क्या है। पर अनंत के पार झुला देने वाले क्षण लंबे नहीं होते। दोनों एक साथ ही आंख झुका लेते हैं। ठीक उसी समय माँ कहती, कहो बहुत अच्छा बजाती हो। यह तो वह मरकर भी नहीं कह सकता। शारदा से तो बिल्कुल भी नहीं, किसी भी व्यक्ति से नहीं। माँ एक बार दबे क्रोध से उसकी ओर देखती हैं, पर कुछ कहने का समय तो है ही नहीं, इसलिए फिर कहती है, पूछो कौन सिखाता है इसे। वह पूछ लेता है गृहिणी से, मैं ही सिखाती हूँ। माँ के कहे के अनुसार तो आप जानती हैं थोड़ा थोड़ा। आदेशानुसार आपसे भी फिर किसी दिन सुनेंगे, और मन ही मन आज तो नहीं, आज के लिए बहुत सुन लिया और फिर नहीं सुन सकते अभी। अब की बार बिना आदेश संगीत सीखने को मेरी भी बहुत इच्छा है, पर अवसर नहीं हाथ आता कि कोई सिखाने वाला मिलता। यहाँ बिना आदेश के कोई। शारदा जो थी उठकर फिर भीतर चली गई। अब भेंट समाप्त करने की तैयारी। माँ उठ खड़ी हुई। वो चाहता है कि शारदा के लौट आने तक रोका जाए। उसे विश्वास है कि वो फिर आएगी, पर जिस प्रकार यहाँ आते समय राय नहीं ली गई थी, उसी प्रकार अब भी नहीं ली जाएगी। जब तक वह बंगले के फाटक तक पहुंचा, उसे जान पड़ता है कि किसी की शरारत भरी आंखें उसकी ओर देख रही है। उसकी पीठ पर ऐसी गुदगुदी सी हो रही, वो लौट कर देखता है, उसका भ्रम था। और एक आवाज़ उसके कान में गूंजती है, सच ए बिग सिली बॉय लाइक यू। और वह अपने घूमने की सफाई देने के लिए माँ से कहता है, माँ इस बंगले के नाम का अर्थ गरुड़ का घोंसला है। कैसा विचित्र नाम है। हाँ तो नास्तिक जब विश्वास करने पर आता है तो बड़े पंडित उसके आगे नहीं टिक सकते। उसके अंधविश्वास की सर्वग्राहिणी लहर के आगे संदेह की कंदराएं, बुद्धि के पहाड़ सब समतल हो जाते हैं और डूब जाते हैं। वैसा ही है वह संधि का व्यक्ति मात्र के प्रति घृणा और विद्वेष के काल का प्रेम। जिस पहाड़ के आंचल में उसका घर है, उसकी चोटी पर से शारदा के घर के सामने वाले यूकेलिप्टस वृक्ष की कुंज दिख जाती है, और उनके ऊपर बंगला तो नहीं, बंगले का कोई अंश भी नहीं, किंतु उसकी चिमनी से उड़ता हुआ धुआं जरूर नजर आता है। इसलिए वह पहाड़ की चोटी पर बैठकर उधर देखा करता और बैठकर इस नूतनता पर विचार करता है, क्योंकि वह अभी तक नहीं जानता कि उसे क्या हुआ, वो क्या चाहता है। और क्योंकि जब वह उस घर की याद, उस भेंट को याद करता है, तो उसे दिखता है गृहिणी का मुख याद आता है, उसी का स्वागत। शारदा का तो कुछ भी नहीं याद आता, सिवाय इसके कि जब उसके सब और अत्यंत निस्तब्धता छाई होती है, तब उसे जान पड़ता है कि वो कहीं से बीड़ा का स्वर सुन रहा है और उसी की तरंग में बहने लगता, उड़ने लगता, भूल जाता है 3-3 मिनट के लिए उसी अतीन्द्रिय निर्वेद परम शून्य मन
सुन्नतमय अनुभूति को पा लेता है, जिसे क्षण भर पाने के लिए ऋषि मुनि भी तरसते हैं। उस अनुभूति को जिसे वह संसार से एकरस हो पाता है, और उसके ज्ञान उसी समाप्ति के बाद ही होता है, जब वह सफ़ेद रेशमी रिबन का एक झटका और सच ए बिग सिली बॉय लाइक यू, और इतना हो जाने पर भी वह इस भावना को शारदा के साथ संबंध नहीं कर पाता। अपने औपन्यासिक ज्ञान की याद आ जाने पर वह यह कभी सोचता है कि मैं प्रेम तो नहीं करता, तो इस प्रश्न के उत्तर में उसे एक प्रश्न ही मिलता है, किससे, माँ से या शारदा से, और वो उत्तर नहीं दे पाता और झुंझलाता है, और फिर उसी शून्यत्व में खो जाता है, बीड़ा के संगीत के भ्रम से उत्पन्न उस निर्वेद जगत में, और फिर जागता है। तब एक दिन उसे उस चिमनी का धुआं पर देखने से संतोष नहीं होता। वो खोया हुआ सा उस घोंसले की ओर चल देता जिसमें उसकी सारी भावनाएं निहित है। यूकेलिप्टस के गुंज में घुसकर वह एक बड़े से वृक्ष की छाया में बैठ जाता है। ये पतझड़ के दिन हो रहे हैं, इसलिए वृक्ष के नीचे लाल भूरे और पीले पत्तों का ढेर लगा हुआ है जिस पर वो बैठा है। यहाँ से वो घोंसला देखता है, उसके सामने एक बड़ी सी खिड़की जिसके शीशों के भीतर एक फूलदार पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दे के पीछे शायद कमरा खाली ही है, किंतु जो कुछ पर्दे के पीछे वो दिख नहीं सकता। कल्पना को तो झूठा कर सकता नहीं, इसलिए वो अपनी अंतर्दृष्टि देखता है कि तीनों स्त्रियां उसी कमरे में बैठी होंगी, और फिर उड़ जाता है बीड़ा के स्वर में घुली हुई अपनी कविता की उड़ान में, क्योंकि वह संधि काल में कौन नहीं कवि होता। उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ जाती है। इस यूकेलिप्टस कुंज में दूसरे सिरे कौन प्रवेश करने लगा। रूप नया है, वेश नया है, विन्यास नया और प्रकाश भी नया, किंतु बिजली की तरह दमक कर चेतना कहती है शारदा, और वह लज्जा से घुला जा रहा है कि कहीं वह उसे ऐसी परिस्थिति में देख न ले। वह पेड़ के पीछे छिपता है, फिर भागता है, दम साध कर भागता है, वहां से बहुत दूर आकर अपने घर के पास पहुंचकर रुकता है। तब फिर एक आवाज़ कसती है, सच ए बिग स्लीप बॉय लाइक यू, और वह धीरे धीरे अपने घर के अंदर चला जाता है। और उस अभागे को अब भी नहीं मालूम हुआ कि उसके जीवन में जो परिवर्तन, जो नूतनता आ गई वह क्या है, किस अपार शक्ति का अवतरण है। उसने एक नई बात सीखी। उसके पिता जिस समय दफ्तर गए होते हैं, तब दोपहर के 12-1 बजे वो अपने घर से निकलकर अपने पहाड़ की चोटी से कुछ दूर पर एक पथ के किनारे कहीं के बिस्तर पर बैठा रहता है। उसके तुपे हुए बदन को उसकी नरम शीतलता अच्छी लगती है, और वह उसी प्रतीक्षा में होता है कि कब शारदा उस पथ से होकर जाए। शारदा उस पथ से स्कूल जाती है, और 1 बजे स्कूल से छुट्टी हो जाने पर उसी पथ से अकेली घर लौटती है, जहाँ पर वो बैठकर उसकी प्रतीक्षा किया करता है। वहाँ से होकर वह लगभग 2 बजे जाती है। स्कूल से वह 2 मील होगी, और शारदा का घर उस स्थान से मील भर से अधिक। वह कभी सोचा करता है उतनी दूर चलते चलते वो थक जाती होगी, यद्यपि वह स्वयं 20 मीलों का चक्कर यूं ही काट जाता है। शारदा जब वहाँ आती है तब रुकती नहीं है, वह भी कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप वहीं पड़ा उसकी गति को देखा करता है। तब से जब से पहले पहले मोड़ से निकलकर उसकी थकी हुई बाह बस्ता संभाले हुए देखती है, तब तक जबकि उसका श्वेत वसन दुबला शरीर एक बड़े से बबुल वृक्ष के नीचे छिपकर अदृश्य नहीं हो जाता। पहले वह दूर ही से देखा करता था, स्वयं प्रकट नहीं होता था, पर एक दिन जब वह प्रतीक्षा करते करते सड़क के किनारे पर एक ही जगाती तंद्रा में लीन हो गया था, तब शारदा ने उसे देखा था और दबे पांव पास आकर किताबों का बस्ता उसकी पीठ पर रख दिया था, और वह चौंक कर झेंप कर उठ गया, पर एकाएक साहस ना भर पाया। वह किताबें लेकर उसके साथ हो लिया था और वात्सल भाव से पूछ रहा था, तुम इतना बोझ लादे लादे थक नहीं जाती। इसी प्रकार चलते हुए वे शारदा के घर से कुछ ही दूर यूकेलिप्टस के झुरमुट के पास तक गए थे, और एक ही प्रेरणा से रुक गए थे। शारदा ने किताबें ले ली थी, फिर इस क्षणिक मौन को भंग करते हुए एक शरारत भरी हंसी हंसकर कहा था, द बिग सिली बॉयज काइंड, और भाग गई थी। और वह अपने हाथ को देखता रह गया था, क्योंकि उसकी भागती हुई शारदा का वस्त्र छू गया था। उस दिन के बाद वे नहीं बोले हैं, किंतु उनका मुख मिलन नित्य हो जाता है। वह जब उस मोड़ से निकलकर घनी छाया से अंधियारे उस काही के बस्तर के पास से होकर जाती है, तब उधर देखकर वो मुस्कुराता चल देता है, और वो पुनरावृत्ति यानी डेली मिलना जुलना होता है। शेखर को मालूम है कि आज उसका स्कूल बड़े दिनों की छुट्टियों के लिए बंद होगा। आज से 2 सप्ताह के लिए उसे शारदा के दर्शन नहीं होंगे। वह सोच रहा है कि ये 2 सप्ताह कितने लंबे होंगे जिसमें वो उसके दर्शन नहीं कर पाएगा, और इस विचार में वो खो गया। कविता भूल गया, कल्पना भी भूल गया, शून्य बैठा है। उसकी आंखें भी आज भी पथ पर नहीं लगी हुई प्रतीक्षा है, किंतु शायद इस भाव से कि वह दृश्य जरा सी देर में आंखों की ओट हो जाएगा, उसके ध्यान की दूसरी ओर प्रेरित कर रहा था। वह आज अपने पुराने सखा परली पहाड़ी के शिखर पर लगा हुआ साकार वृक्ष की ओर देख रहा था। वह आकर उसकी सुन्नत को देखकर उसके पास खड़ी हो गई, और उसे सुध नहीं है। सुध आती है जब वह पूछती है, ओ शिली क्या देख रहे हो? पर सुध ने आकर भी वह एक दूरत्व से उत्तर देता है, उस पेड़ को देख रहा हूँ सामने पहाड़ पर। क्यों? यूं ही अच्छा लगता है, मैं बहुत जाया करता हूँ, फिर तनिक रुककर बड़े दिन की छुट्टियों में वहाँ जाया करूँगा। जिस कंटक में पथ पर ना जाने का उनका मुख समझौता है वह उससे बहुत निकट है। वह हटती है, फीके स्वर में कहती है, हमारा स्कूल 5 तारीख को खुलेगा, तुम क्या करोगी? छुट्टियों में पढ़ूंगी, और मैं आजकल कविता पढ़ता हूँ। शारदा उसकी ओर स्निग्ध दृष्टि से देखती है, कहीं फिर उसी पथ की ओर तो गति नहीं, और कहता है, मुझे तो टेनिसन की कविता अच्छी लगती है।
वह उसे कहने को है, मैं टासो के अनुवाद पढ़ रहा हूँ, पर उसकी एक कविता का स्मरण करके शर्मा कर चुप रहता है। वह जाती, वह कहती है गुड बाय, और फिर टासो की कविता का स्मरण करके मन ही मन में वन लॉन्ग गुड बाय। उसने कोई उत्तर दिया ही नहीं, वह नहीं सुन पाया। उसने घर की किताबें टटोल टटोल कर टेंसिल का एक संग्रह बनाया, मॉड या अन्य कविताएं, टासो कहाँ पेड़, और उसे नहीं याद आया। वह इसी पुस्तक को लेकर अपने साकार वाले वृक्ष के नीचे जाकर बैठता और बेमनस्क सा होकर पढ़ता। उसकी आंखें पढ़ती, कान किसी शब्द की प्रतीक्षा में रहते और मस्तिष्क सोचता है वह आएगी। उसने उसे आने के लिए नहीं कहा, न शारदा ने ही कोई ऐसी इच्छा प्रकट की थी, पर वह 3 दिन से यही सोचकर प्रतीक्षा में कि शायद वह आए, क्योंकि उसने उसे ये तो बता दिया था कि वह यही दिन व्यतीत करेगा, यानी यही प्रतीक्षा करेगा। क्या वह इतना भी समझ नहीं सकी? इसी विचार में उसकी आंखों का पढ़ा हुआ भी उसके मन में समाता जा रहा है और वह चौंक कर देखता है कि वह उसी को एक छंद गुनगुना रहा है, और जिसे उसकी बुद्धि ने नहीं पहचाना किंतु उसकी मनाशक्ति ने परख लिया। कम इन टू द गार्डन मॉड, फॉर द ब्लैक नट नाइट हैज फ्लोन एंड द वुड वाइन स्पाइसेस आर वॉफ्ट अब्रॉड एंड द मस्क ऑफ द रोज इज ब्लाउन। कम इन टू द गार्डन मॉड, आई एम हियर एट द गेट अलोन। और वह जाती है, आती उतावली से, किंतु उसे बैठा देखकर ठिठकती है, रुकती है और विस्मय दिखाकर कहती है, अरे तुम यहाँ। माड उद्यान में आ, क्योंकि रात का सांवला पेखेरू उड़ गया है और वन चमेली की गंध फैल गई है, गुलाब का पराग उड़ रहा है। उद्यान में आ माड, मैं द्वार पर प्रतीक्षा में अकेला खड़ा हूँ। और वे घूमने लगते हैं, इधर उधर भटकते हैं और निरर्थक बातें करते हैं, यदि भी एक दूसरे की बात नहीं सुनते। इसी में प्रश्न है कि दोनों साथ हैं। वे उस चोटी से उतरकर साथ के एक शिखर पर चढ़ते हैं, तब एकाएक न जाने कैसे उसे विचार आता है। शारदा का नाम सा से आरंभ होता है और घूम कर देखता है उसका सखा सा वृक्ष वहां से आधा ही दिखता। वह सहसा कहता है, यस फॉर श्रद्धा। क्या? उस पहाड़ पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? देखो कहाँ? वह देखो, दिखता है ना, सा लिखा है। नहीं तो, सा तो नहीं है, यहाँ से ठीक नहीं दिखता। ठहरो, मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ। उसने पहली बार देखा हुआ, यानी उसने पहले बहुत बार ये देखा हुआ है, और यदि वह पेड़ पर चढ़कर देख भी लेगा तो शारदा को तो दिखेगा नहीं। ये सब तर्क उसके ध्यान में नहीं आते। वह संधि के अहंकार में वह एक ही बात सोचता है कि उसके कथन की प्रामाणिकता स्वयं के लिए अकाट्य होनी चाहिए। वह जल्दी जल्दी पास के देवदारू के वृक्ष पर चढ़ता है। उस वृक्ष पर चढ़ना आसान नहीं है, उसका बदन छिल रहा है, पर वह रुकता नहीं, कुछ सोचता भी नहीं। काफी ऊपर चढ़कर वह देखता है, स्पष्ट दिख रहा है। विजय की हुंकार की तरह वह कहता है, वाह, है तो लो अपने परिश्रम का पुरस्कार। वह कहती, मैं कैसे देख सकती हूँ? पता नहीं कैसे। शारदा की डांट से या अपने पन से, वृक्ष के दो से या भाग की वामता से वो उतरते उतरते फिसल कर गिरता है रिधम, और हंसने को उसके ऊपर गिरती है। देवदारू की कुछ फुन गया। वह पीड़ा की उन्भेद से पहले ही सिर उठाकर देखता है शारदा ने देखा तो नहीं, और वह दोनों हाथों से पेट पकड़े बड़े जोर से हंस रही है। उसे इस बात का भी ध्यान नहीं कि उसका मुंह छिल गया है, कि उसको चोट आई है, कि बाईं एड़ी में मोच भी आई है। वो उठकर पागल सा तीव्र गति से एक ओर चल देता है। शारदा हंसी भूलकर पूछती है, चोट तो नहीं लगी? तो उत्तर नहीं देता। इधर आओ देखूं। तो नहीं आऊँगा। नहीं आओगे? नहीं आऊँगा। और चलता जा रहा है। मेरे पास नहीं आओगे? नहीं, कभी नहीं, अनंत काल तक नहीं। और चलता ही जा रहा है, पर पहले से भी जरा धीमी चाल से। फिर वह हंसती है, कांपती हंसी, किंतु हंसी तो, और उसकी गति फिर तीव्र हो जाती है। यदि भी पीड़ा बहुत होने लगी है। संध्या। 4 दिन से शेखर वहाँ नहीं जा सका। उसका पैर बहुत दुख रहा है, पर आज उसने निश्चय किया कि वहाँ जाएगा। मुठ्ठियाँ घूट घूट कर, दांत पीस पीस कर निश्चय किया। वह घूमने के बहाने घर से निकला। एक छोटी कुल्हाड़ी उसने अपने बड़े कोट में छुपा ली और घर से बाहर तक किसी न किसी तरह बिना लंगड़ाए चलाया। अब वह और स्थिर दृष्टि उसी वृक्ष को देखता है और काफ़ी लंगड़ाता हुआ चला रहा है। वह एक बड़ा भयंकर निश्चय करके निकला। उसे क्रोध न जाने किस पर आ रहा है, किंतु उसकी इस प्रतिहिंसा वृत्ति ने क्या निश्चय किया वो नहीं जानता। वो पेड़ के पास आता है, इतने समीप से आकर सा आकार स्पष्ट नहीं दिखता। पंक्तियां और शाखें अलग अलग नजर आती हैं। उसने कोट उतार दिया, जूते उतारे, एक हाथ में कुल्हाड़ी थामे और पेड़ पर चढ़ गया। एक लंबी सांस लेकर और जोर से दांत भींचकर उसने अपना काम शुरू किया। वह उस वृक्ष को अपंग कर रहा है, उसकी शाखें काट रहा है, शारदा के नाम से उसकी पर्याप्त को मिटा रहा है। जब बहुत सी शाखें काट चुकता है तब वह उतरता है, कपड़े पहनता, कुल्हाड़ी छिपाता और शराबी की तरह लड़खड़ाते हुए फिर बिना फिर कर देखे जल्दी जल्दी घर की ओर चल देता है। घर से कुछ दूर बाहर के फाटे के पास उसका उन्माद उतर जाता है। उसके मन पर से सांप की बोझ उतर जाती है। वह रुक कर उस शिखर को देखता है। उसकी आंखें मानो उसी से आंखें बचाकर एक चिन्ह को ढूंढती हैं, और उसके शारदा के और उन दोनों के एकत्व के उस चिन्ह को आकाश साथ से बदल कर एक अधूरे सिफर सा, एक औधे रिक्त प्याले सा खड़ा आकाश को देख रहा है। और एक बड़ी सी सिसकी लेकर वह अपने अथाह आंसुओं को पीकर कहता है, शारदा, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। वह संधि का
एक क्षण असीम जितना विस्तीर्ण है और असीम एक क्षण भर सा छोटा। जिस दिन शेखर ने निश्चय किया था कि अब कभी वो उससे नहीं मिलेगा, उसके सप्ताह भर बाद ही वो अपने स्थान पर बैठा था, पर वो नहीं आई। 1 दिन, 3 दिन, सप्ताह, 3 सप्ताह, अब 2 महीने हो चले, पर वो नहीं आई। इसी बीच में बहुत कुछ हो गया। पहले तो निश्चय हुआ था शेखर मैट्रिक की परीक्षा दे और कॉलेज जाने की तैयारी करे। इसके लिए कुछ ही दिन में उतर जाने वाला था, पर पढ़ाई और भावी परिवर्तन की चिंता से बढ़कर भी कुछ उसके जीवन में था, कुछ जो और अधिक व्यक्तिगत और गहरा। उस पेड़ को काट देने के बाद शेखर की मनोवृत्ति बदल गई थी। वह समझ गया था। वह पहले किसी उलझन जिसमें गृहिणी के मुख के साथ कन्या की वाणी और वीणा की झंकार और सादा के शब्द उसके मना चेत में आते अब नहीं थे। उसने अपने भीतर के उपद्रव को पढ़ लिया था, अपने भीतर छिपे सत्य को प्रत्यक्ष कर स्वीकार कर लिया था कि वह शारदा को प्रेम करता है। अब उसे वैसे ही मिश्रित स्वप्न नहीं आते थे। वह सारे शरीर में फैलने वाली अवर्णनीय अशांति उसे नहीं सताती थी। अशांति का प्रकार तो अब वैसा ही अकथ खिंचावरा और शरीर व्यापी था, पर अब वह अकारण और असमय नहीं आती थी। अब शेखर जानता था कि उसका अभिन्न संबंध शारदा से और शारदा के विचार से, और अब वह अपने जीवन की एकस्वरता से उताकर पुराण संसार में अपने को भुला देने की चेष्टा नहीं करता था। ग्रीक पुराण में नरगिस और प्रतिध्वनि या हीरो और लिएंडर या डेपनी और एपोलो या इरोश और साइकी की कथाएं नहीं पढ़ता था। तो यहाँ पे किसकी किसकी कथाओं के बारे में बातचीत की गई है। ग्रीक पुराण में नरगिस, प्रतिध्वनि, होरो, निएंडर या डेपनी, ओप्लो या हिरोश या साइकी, इनकी कथाएं नहीं पढ़ता था। अब उसने टासो और टेनिसन तक को छोड़ दिया था। अब तो जब भी एकांत पाता वह ग्रामोफोन पर वायलिन के रिकॉर्ड को सुना करता था, या कभी रात्रि के एकांत में सेसन्ना की बजाई हुई वाड़ी का एक रिकॉर्ड सुनता हुआ एक तुलना किया करता था, जिसका निर्णय सदा ही सेसन्ना के विपक्ष में होता। जब घर में उसे ऐसे अवसर नहीं प्राप्त होते, तब वो उस पवित्र स्थान पर जाकर रवि ठाकुर की गीतांजलि पढ़ा करता था। अब वह इस रहस्यवादी कविता में उसे एक ऐसा रस मिलता जो उसने कभी किसी वस्तु में नहीं पाया था। एक पद पढ़ते ही उसका सारा पिछला जीवन मानो मैल की तरह धुलकर उसे अलग हो जाता, और उसे अनुभव होता कि वह किसी देवता की अर्चना के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होकर खड़ा है। Shall ever try to keep my body pure, knowing that the living touch upon all my limbs। और कभी एक उल्लास उसके रक्त में भी नाचने लगता। Oh the wave, the sky during waves, glistening with light, dancing with life, the waves are feeding joy। 1.5 महीने की प्रतीक्षा के बाद भी वो नहीं आई, और अपने उग्र उत्कंठा लिए हुए शेखर वहीं प्रतीक्षा करता। उसके घर की ओर नहीं जाता, उसके स्कूल के पथ में भी नहीं। आज शेखर से प्रतीक्षा नहीं सही जाती। 2-4 दिन में ही वह परीक्षा के लिए उत्तर चला जाने वाला है। फिर भी उसे विचार नहीं आता कि वो स्वयं जाकर उससे मिल ले या देख आवे, या आएगी क्यों नहीं आएगी। क्या शेखर ने एक बार क्रोध में कह दिया कि नहीं आऊँगा, इसलिए इतने दिन आखिर आई क्यों नहीं। उस समय शेखर को कौन बताता है कि वह उसके दूसरे दिन भी आई थी, तीसरे दिन भी, और चौथे दिन भी निराश होकर बहुत देर होकर वह शाह वाले वृक्ष के पत्ते लेकर चली गई थी, बिना यह सोचे कि फिर कब आएगी वो। शेखर रवि ठाकुर का वही पद पढ़ रहा था और उसे किसी वृक्ष को कभी नीचे बिखरी पत्तियों को और कभी आकाश को सुना रहा था। आई शैल एवर ट्राई टू कीप माई बॉडी प्योर, नोइंग दैट द लिविंग टच इज अपॉन ऑल माई लिम्स। लंबे लंबे वृक्षों की वर्णहीन सी शाखाओं की उलझी हुई छाया, लाल नस्वारी पीले रंग के झरे हुए पत्तों पर अलसाई सूर्य किरण की स्निग्ध विचलन, उनमें जान डाल देने वाले पृष्ठभूमि के देदारू वृक्षों का गढ़ा मुंगिया रंग, ये सब तोड़ा जाति के शब्दहीन संगीत की भांति एक राग बनकर उसकी चेतना में आते हैं। वह आई मुरझाई हुई सी, खोई हुई सी, और एकाएक अविश्वास से खिल उठी। फिर अविश्वास तो बुझ गया, वो खिली रही। और शेखर को पास बैठ गई। दोनों चुप रहे। शेखर का कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे उसकी अपनी भाषा में भी वो नहीं कहा जा सकता था, जिसकी व्यंजना के लिए मौन भी एक रूखा उपाय है। उसे कैसे एक विदेशी भाषा में कहा जाए, उसको एक विदेशी भाषा में कैसे कहा जाए। ऑन द डे द लोटस ब्लूम अलॉस माई माइंड वॉज स्टेइंग एंड आई न्यू इट नॉट। तेरा जीवित स्पर्श मेरे अंग अंग पर यह जानता हुआ मैं अपनी देह को सदा पवित्र रखूंगा। हिलोल गगनचुंबी हिलोल, आलोक से दीप्त, जीवन से नाचती हुई, आनंद से विभोर। शेखर उसे गीतांजलि सुनाने लगा। वह वैसे ही खोई हुई सी सुनती रही। तब धीमे आस्फुट स्वर में टूटे वाक्य में शारदा उसे बताने लगी कि कैसे वह 3 दिन तक उसे देखने आती रही और निराश हुई, और शेखर के हृदय में जो कृतज्ञता भर गई उसे छिपाते हुए वह चुपचाप गंभीर बना बैठा रहा। तब धीमे आस्फुट स्वर में टूटे वाक्य में शारदा उसे बताने लगी कि कैसे जो है ये दिन उसके बीते, पर वह संधि के दिनों में ऐसे बैठे हुए गंभीरता, ये कब तक। वे दोनों उठे और हाथ में किताब लिए हुए शेखर कभी इधर कभी उधर शारदा के पकड़ने के लिए भागने लगा। वह चंचला पकड़ में ना आती। दौड़ते दौड़ते वे अपनी परिचित संकेत स्थल से बहुत दूर निकल आए, एक दूसरी पहाड़ी के आंचल में, जिसके नीचे झील था और उसके ऊपर फैली हुई घास में स्थान स्थान पर सुदर्शन जैसे आकार की लीली
खिल रही थी, अधिकांश बिल्कुल श्वेत, किंतु कोई कोई ऐसी पंखुड़ियों में एक आड़ी लाल रेखा में खींची हुई। शारदा हाँफती हुई घास में लेट गई। शेखर उसके पास खड़ा हो गया, लेकिन इतने व्यायाम से उसके शरीर की तृप्ति नहीं हुई। उसमें संचित हो रही उत्तेजना बिखरी नहीं। शेखर किताब घास में फेंक कर जल्दी जल्दी फूल तोड़ने समेटने लगा। जब जब उसके हाथ भर जाते वह उन्हें ले जाकर शारदा के आगे डाल देता और फिर समेटने लगता। वो बड़े बड़े शारदा को आसपास जहाँ तक देख सकता था वहीं के एक फूल शेखर ने तोड़े और वो सब लाके उसके ऊपर डाल दिया। वह हंसकर उठ बैठी थी और एक हाथ पर अपने शरीर का बोझ डाले दूसरों को फूल में दबाए मुस्कुराती हुई बैठी कुछ सोच रही थी। शेखर उसे कुछ दूर जाकर बैठ गया, फिर घास में लेट गया और दोनों उस निरावता में अपने अपने रहस्य दोहराने लगे। एक नज़र सा शेखर पर छा गया, उसके शरीर में फैल गया, उसकी सांस तीव्र चलने लगी, उसका सारा शरीर तपसा गया। उसे लगने लगा कि उसकी छाती के भीतर कहीं शीशा उबल रहा है या अधा गया है। अपने शरीर की सारी शक्ति से धरती से चिपटने लगा, क्रमशः अपने दोनों गाल और माथा उस गीली और शीतल घास पर दबाने लगा कि उनका ज्वर कुछ कम हो जाए। जिस दिन शतदल खिला उस दिन मैं अनमना था, मैंने नहीं जाना। वह पर्याप्त नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका रंग मांगता है कुछ और उत्कट अनुभूति। वो अपने सारे मनोबल से पृथ्वी के आलिंगन को दृढ़तर करने का विचार करता जाता है, पर उठ खड़ा होता है, शारदा के पीछे जाकर झपट कर दोनों हाथों से उसकी आंखें मूंद लेता है। वह चौंक कर चुप रहती है, शेखर और भी जोर से उसकी आंखें दबा लेता है। शारदा का शरीर जलता क्यों है, कांपता क्यों है? एक दुर्दम प्रेरणा से शेखर झुकता है, अपनी थोड़ी शारदा के सिर पर टेक देता है, उसके रूखे केसों को सूंघता है, फिर अपनी नाक उन केसों से दबा देता है और 2 3 4 5 बहुत लंबी सांसें खींचता है। वह नए मधुमास में नीम के बहुत सा सौरभ बहुत मीठी पुरानी शराब के फेन सा शेखर के नयनों में प्रविष्ट मस्तिष्क में छा जाता है, जैसे किसी पागल को बहुत सी शराब पिला दी गई हो। और वैसे ही 2 उन्मादों से उन्मत्त वो बहुत अधिक काँप रही है। जितना ही काँपती शेखर उतना ही आंखों को और उसके हाथों को देखता है। वह एक हाथ से शेखर के हाथ हटाने का प्रयास करती है, पर कहाँ, यह है कंपन या सिसकी। उसकी सांसें बड़े बड़े टूटे से झोंकों में खींचती है और उनमें क्या है, हो हिचकी। शेखर एकदम उसे छोड़ देता है, उसके पास ही फूलों के ढेर पर ही बैठ जाता है और एकटक उसके मुख की ओर देखता है। फिर कल बीच आती है, हिचकियाँ सिसकियाँ सब बंद हो जाती हैं और शारदा बड़ी आंसू भरी आंखों से उसकी ओर फेर कर एक गंभीर विषाद की मुस्कुराहट से साथ एक कोमल उलाहने भरी आवाज़ से कहती है, तुमने सब फूल कुचल डाले। एक बहुत लंबे क्षण तक उनकी आंखें मिली रहती है और उसी क्षण में वो उठ खड़ी होती है। शेखर ने उसकी बात का उत्तर दे देता न फूलों पर से उठ ही पाता, वह धीरे धीरे से मुड़कर चलने लगती है। शेखर उसे रोकने को उंगली भी नहीं उठा पाता, वह विदा भी नहीं मांगती, पर शेखर की जीवा में उसे इतने पूछने की शक्ति भी नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो। दूसरे दिन समाचार आया कि परीक्षा की तारीख बदल गई और शेखर को तत्काल जाना होगा। एक और घर के कुचल देने वाले वातावरण से निकल जाने की उत्सुकता और दूसरी शारदा के विचार से उत्पन्न उद्वेग दोनों को मन में छिपाए ही तीसरे दिन शेखर लाहौर की ओर चल पड़ता है। किवाड़ खटखटाकर शेखर अंधकार में खड़ा प्रतीक्षा करने लगे कि कोई आकर द्वार खोले। थोड़ी देर बाद उसे दिखा कि भीतर से एक दिए के प्रकाश द्वार की ओर आ रहा है, पर किवाड़ चर्राए और साकल खटकी, द्वार खुल गया। एक लड़की दिया हाथ में लिए एक ओर हटकर खड़ी थी। शेखर ने आंख भर उसकी ओर देखा और आगे बढ़ गया। थोड़े ही आगे बढ़कर उसे लगा वह उस लड़की को पहचानता है। उसने रुक कर बिना लौटे झेपे हुए स्वर में कहा, शशि। शशि ने दिए वाले हाथ का दूसरा हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम। शेखर को एकाएक वो लोटे की लड़ाई का दृश्य याद आ गया जो उनका एकमात्र परिचय था। वो जल्दी से आगे बढ़कर ऊपर चला गया। शशि द्वार पर खड़ी रही। शेखर ने मौसी विद्यावती को और उनके पति देवनाथ को प्रणाम किया। उनकी मौसी थी विद्यावती और उनके पति थे देवनाथ। उनको प्रणाम किया। अपना कमरा देखकर उसमें सामान इत्यादि खोला, किताबें सजाकर मेज पर रखी और पढ़ने बैठ गया। मौसी ने आकर कहा, कुछ आराम तो करते, पढ़ाई तो हो ही जाएगी। शेखर ने शर्माते हुए कहा, दिन बहुत थोड़े रह गए, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। मौसी चली गई। शेखर किताब सामने खोलकर सोचने लगा, उस दिन शारदा को क्या हुआ था, वो क्यों रोई थी। तभी नीचे से किसी की खिलखिलाकर हंसने की आवाज़। शेखर चौंका, फिर किताब उठकर जोर जोर से पढ़ने लगा। शशि कितना हंसती है, शारदा और तरह हंसती है। उस दिन जब परीक्षा की बात हुई थी, परीक्षा, पढ़ाई, ज्योमेट्री की किताबें। शशि ने आकर कहा, भाई जी, माँ रोटी खाने को बुलाती है। शेखर सोचने लगे, यदि शशि उसे भाई जी ना कहकर शेखर कहे तो हर्ज ही क्या है, उससे बहुत बड़ा नहीं है। प्रकट बोला, चलिए मैं अभी आया। उसे नहीं समझ आया कि शशि किस प्रसंग में कह रही, मैं आपसे बड़ी थोड़ी ही हूँ। शशि चली गई। शेखर फिर ज्योमेट्री की किताब की ओर देखने लगा। शेखर दिन में 16 घंटे पढ़ता था तो और तब उठता था जबकि उसका मस्तिष्क बिल्कुल थक जाता, काम से जवाब दे देता। फिर भी चारपाई पर लेटते ही उसका मस्तिष्क इतने विचारों से, चित्रों से भर जाता, इतनी जिज्ञासाएं उनके मन में आती। उसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी। वह कुछ पागल सी थी, उसकी आंखों में भी भेंगी था और आसपास के लड़के उसे आते जाते देखते तो एक स्वर में पुकार उठते, सुमित्री, कानी, तितरी। शेखर यह सुनकर उसे देखकर एकाएक हंस उठता था, पर जाने क्यों वह और किसी की परवाह नहीं करती थी।
शेखर को हंसता देखकर उसकी आंखों में पीड़ा के आंसू आ जाते थे। एक दो बार यह देखकर शेखर ने हंसना छोड़ दिया। तब सावित्री उसे कहीं बैठा या पढ़ता देखकर उसके पास चली आती थी और चुपचाप खड़ी रहती थी। कोई और आ जाता तो भाग जाती, नहीं तो लगातार घंटा भर भी खड़ी रहती। शेखर उसे कभी बुलाता भी नहीं, वह भी कभी नहीं बोलती, केवल शेखर को पढ़ते देखती। धीरे धीरे शेखर उसके वहां होने का अभ्यस्त हो गया, बल्कि उसकी प्रतीक्षा भी करने लगा। पढ़ते समय यदि वो ना होती, शेखर का ध्यान पढ़ने में नहीं लगता। वो उसकी प्रतीक्षा करता और सोचता रहता, वो आई क्यों नहीं अभी तक। बीच बीच में कभी उसे शारदा का ध्यान आ जाता, वो अपने को कोसने लगता, क्यों मैं और किसी की कल्पना भी करता हूँ। मैं शारदा को प्रेम करता हूँ, दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं होना चाहिए। वह दांत पीसकर अपने को पढ़ाई में लगाने की चेष्टा करता था, पढ़ाई में और सभी को भुला देने की, ताकि शारदा के अलावा कोई उसके भीतर कहीं स्थान न पाए। शशि दोनों समय उसकी रोटी लाती, सब लोग चौके में खाते थे, वह कमरे में खाता था और रोटी खिलाने का काम शशि के सुपुर्द था। शशि उससे कभी नहीं पूछती थी कि खाना ले आऊं। जब समय हो जाता या जब वो उचित समझती तब खाना लाकर शेखर की मेज पर से किताबें एक ओर हटा कर रख देती और कुछ दूर पर खड़ी रहती। शेखर कोशिश करता कि उसकी परिस्थिति को भूल जाए, पढ़ता रहे और कुछ ही देर बाद कितना बंद करके चुपचाप खाने लगे। जो चीज़ कम हो जाती शशि स्वयं ला देती, उसे मांगने की जरूरत भी नहीं, बल्कि उसके इनकार करने पर भी उसका असर नहीं होता। शशि को चीज़ देनी होती तो वो दे जाती, और चाहे लाख रोकता पर बोलती वह कभी नहीं थी। कभी शेखर बात करने के लिए कह देता, बहन जी अमुक चीज़ ला दीजिए, तो वह चुपचाप ही आज्ञा का पालन करती, हाँ ना कभी नहीं करती। यह भी शेखर की पढ़ाई में विघ्न डालने लगा। वह इसी को लेकर सोचता रहता कि क्यों, कब, कैसे, क्या, और भूल जाता कि उसने पढ़ाई करनी है। एक दिन तंग आकर उसने मौसी के पास नालिश की, मौसी बहन हमसे बोलती नहीं, इन्हें कहिए बोला करे। मौसी ने हंस दिया। लेकिन उस दिन शाम को जब शेखर खाना खा रहा था तब शशि ने कहा, मैंने आपकी शिकायत की है, और बाहर चली गई। उसके बाद शेखर को स्वयं दाल रोटी इत्यादि मांगनी पड़ी। दूसरे दिन उसने कहा, मैं भी चौके में भोजन करूंगा। वो चौके में गया तो मौसी ने कहा, शेखर शशि कहती कि तुम उसे बहन जी मत कहा करो, वह तुमसे छोटी है। लेकिन मुझसे तो वह बोलती ही नहीं है। इसलिए नहीं बोलती, कहकर मौसी हंसने लगी। शेखर बोला, तो हमें पहले ही बता देती। लेकिन उसके बाद उसे जब भी मौका मिलता वह शशि के पास से जाते हुए खामखा कह देता बहन जी, और वह भी कभी नहीं बोलती। इस प्रकार जब शेखर सावित्री की प्रतीक्षा न कर रहा होता तब इस ताक में होता कि शशि उसके पास आए, उसे चिढ़ा सके। उसे नहीं जान पड़ता कि पढ़ाई के समय का कितना अंश पढ़ने में बीतता और कितना इन प्रतीक्षाओं में। और कभी शारदा का ध्यान आ जाता तो अनुपात और क्रोध से जल उठता, क्यों उसने अपने समय का एक क्षण भी शारदा के अतिरिक्त किसी को दिया। इस प्रकार उसकी पढ़ाई होती रही, परीक्षा भी हो गई। जब शेखर लौटने लगा तब उसने सबसे विदा मांगी, केवल शशि से नहीं। मांग ही नहीं सका, क्योंकि जब भी उसने आरंभ किया बहन जी, तभी शशि वहां से चल दी। पर स्टेशन पर वह उसे छोड़ने आई। जब वह गाड़ी पर बैठ गया, सब लोगों को प्रणाम नमस्कार कर चुका, तब शशि ने पास आकर हाथों की उंगलियां मात्र जोड़कर अधूरा सा प्रणाम करते हुए कहा, अब भी आप बहन जी कहेंगे। शेखर जैसे भर आया, उसने जल्दी से कहा, शशि। गाड़ी चल पड़ी। शेखर ने देखा शशि के मुंह पर मधुर सी मुस्कुराहट, तब उसने एकाएक पुकार कर कहा, बहन जी। उतनी दूर से वह शशि की आकृति नहीं देख सका, यद्यपि शशि ने उसकी आवाज़ सुनी जरूर। लेकिन जब गाड़ी स्टेशन से निकल गई तब शेखर को सावित्री, शशि, मौसी, पढ़ाई, परीक्षा पर सब कुछ भूल गया। एक ही बात उसके मन में रह गई, वह दक्षिण लौट रहा है और दक्षिण में शारदा है। यह बात उसके शरीर, मस्तिष्क, मन और आत्मा में इस प्रकार छा गई कि उस भौतिक संसार का उसे ज्ञान ही न रहे। और घर पहुंचकर भी जब उसने जाना कि एक तार इस आशय का आया है कि उसका बड़ा भाई ईश्वर कॉलेज से लापता हो गया है, तब इस समाचार की कोई विशेष छाप उस पर नहीं पड़ी। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके माता पिता इतने उद्भ्रांत से क्यों हैं और उसके छोटे भाई क्यों दबे से चुपके से रहते हैं। उसके मानो पैर ही पृथ्वी पर नहीं पड़ते। वह धरती से एक खास ऊंचाई पर चल रहा था, जिससे संसार की कुल शक्तियां मिलकर भी नीचे नहीं खींच सकते थे। उसका शरीर मानो अभी तक उसके हाथों के दबाव के नीचे का कंपन अनुभव कर रहा था। उसकी घृणेंद्रियां मानो अभी तक नीम के नए बौर की सुगंध से उसे बेहोश किए जा रही थी। किसी तरह उसने वह पहला दिन घर में बिताया। दूसरे दिन सवेरे उठकर घूमने निकला। वह वहाँ नहीं थी, कोई कारण भी नहीं था कि हो। तब वह पहाड़ की चोटी पर गया। वहां से सामने एक पिलरटेस के पेड़ के कुंज को देखता, लेकिन उसके ऊपर से गरुड़ नीड़ की चिमनी से उठे हुए धुएं का स्तंभ नहीं दिख रहा था। शेखर उतरकर भागता हुआ कुंज की ओर चला। गरुड़ नीड़ के पास पहुंचकर उसने देखा वहां बड़ी शांति है, कोई नहीं है और घर में ताला लगा हुआ है। शीशों में से झाँक कर देखा, कहीं सामान इत्यादि भी नहीं पड़ा है। मकान बिल्कुल खाली है, वहां भी वो नहीं थी। शेखर सीढ़ियों पर बैठ गया। जब वह उठा तब वह संधि का ज्वर समाप्त हो गया था। रसोई के साथ वाले कमरे में अकेला बैठा हुआ शेखर भोजन कर रहा था। रसोई घर में माँ भी रोटी कर रही थी। शेखर के हाथ और मुंह तो खाने की क्रिया में सहयोगी हैं, पर उसका मन वहाँ नहीं है। वो कहीं और भी है, इसका निश्चय नहीं है। रोटी खत्म होती है तो शेखर को ध्यान आता है। माँ रसोई से आवाज़ देती है, रोटी ले आओ, तो जाकर ले आता है।
हाथ में गुलाबी रंग के 2-3 कागज लेकर शेखर के पिता शेखर के पास से होकर रसोई घर में चले गए। उनकी आकृति से शेखर को जान पड़ गई कोई असाधारण समाचार है और वह रोटी चबाना भूलकर अनमना सा बैठकर सुनने लगा कि क्या बात हुई। ईश्वर दत्त का पता मिला, वह बम्बई में है, वह पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा है। वहाँ उसने कॉलेज का पता तो दिया पर पिता का नाम झूठा बताया था। कॉलेज में कुछ जांच हुई थी, वहीं से तार आया है। थोड़ी देर मौन रहता है। शेखर समझता है बात समान हो गई है, फिर भी माँ बोलती है अब की बार वह लौट कर आए तो उसकी शादी करा दो। पिता हूँ, शादी से क्या होगा। फिर थोड़ा सा चुप, फिर कहती हैं ऐसे जैसे किसी और ही विषय की बात हो। अजीब लड़का है भला, ऐसे कोई विश्वास करेगा। पिता एक धीमा, कुछ अनिश्चित, कुछ विचार भरा एक ही अक्षर कहता हूँ। फिर एक मौन अभिप्राय सा भरा हुआ। फिर माँ कहती है और सच पूछो तो एकाएक उनका स्वर बहुत धीमा हो जाता है और इतना नहीं कि शेखर ना सुन सके। सच पूछो तो मुझे इसका भी विश्वास नहीं। यानी वो शेखर को भी संबोधित करके कहती है कि मुझे इसका भी विश्वास नहीं है। इतना सुनता ही है कि शेखर का मुंह खुला रह जाता है, आंखें फटी से दुनिया भूल जाती है और कहीं बहुत ऊपर से गिरता हुआ एक धधकती हुई नेत्रहीन अनुभूति से दीवार को भेद कर वह देखता है कि माँ की मुख में और उसकी आंखों का एकाएक थम सा गया भाव शेखर की ओर इंगित होकर ही ये कहता है। शेखर ने उसे देखा नहीं। एक नेत्रहीन, कर्णहीन, मनहानी अनुभूति से उसे सोखा सा गया विष को वह लड़खड़ाता सा उठा और उस कमरे से बाहर चल दिया। हाथ धोने को रसोई घर की ओर नहीं गया। पीछे माँ ने पूछा रोटी और भी लेगा तो वो उत्तर ही नहीं दिया। यह सब शेखर ने मानो द्वैतिक चेतना से सुना। इसके बाद उसने भीतर सर्वत्र एक अंधकार सा छा गया। उसे एक शब्द ने उसे जोड़ते को तार दिया, जो मतलब इस तरीके से उसको कहा गया था कि वहाँ पे उसके भाई से उसकी तुलना की गई थी। ये तुलना जो थी उसके लिए असहनीय थी, क्योंकि जो कृत्य उसने किया था शेखर अपने को उसमें नहीं देख रहा था और उसकी माँ ने जिस तरीके से कहा था तो वो उसको बहुत बुरा लगा। एक शब्द ने इस जड़ता को तोड़ दिया जो शारदा के जाने से शेखर पर कब्जा कर बैठी थी। और रात हो गई। शेखर उस समय से अपने कमरे में बैठा, बिल्कुल पासार सा बना हुआ। उसने कुछ खाया भी नहीं है। उसने गालियाँ सुनी और फिर डांट डपट भी सुना। सब कुछ हो रहा था घर में। शेखर ने अपने कमरे के दरवाजे बंद किए और बत्ती बुझाकर बिस्तर पर बैठा सुलगने लगा और उसके भीतर वह अथक भाव जो पता नहीं क्रोध था या ग्लानि या घृणा या कितना उग्रता के विचारों में नहीं बदता था, उसका मस्तिष्क नहीं समूचा शरीर ही एक साथ खींच गया और कुचला भी जा रहा था। उस भावना की अनुभूति इतनी व्यापनी और स्तंभित करने वाली थी कि उसने किसी प्रकार की भी इच्छा के लिए स्थान नहीं छोड़ा। शेखर की संपूर्णता ही अवसाद का एक फफोला बनी हुई थी जो फूट गया। शेखर अंधकार में ही उठा और मेज के खाने को ताला जो था उसको खोलकर एक कॉपी निकालकर अंधेरे में ही लिखने बैठ गया। पता नहीं कितनी देर तक क्या क्या लिखा। वो कॉपी शेखर की डायरी थी, उस वर्ष में उस पर किए गए अन्याय और अत्याचारों का इतिहास, क्योंकि उसे इतना सुरक्षित रखने पर भी शारदा की बात उसमें लिखने का साहस उसे नहीं हुआ। और 2-3 महीनों में कितना अत्याचार किया जा सकता है। जब रात समाप्त हुई तब शेखर बहुत देर से लिखना समाप्त कर चुका था और अंधेरे को फाड़ कर देखता रहा था। सोया भी नहीं था और लिखे हुए में से एक वाक्य घूम घूम कर मरुभूमि में गर्म आंधी की तरह हू करता हुआ आ रहा था। बेटर टू बी ए डॉग, ए पिग, रैट, ए सिंकिंग वॉर्म देन ए बी मैन हुम नो वन ट्रस्ट। अविश्वसनीय, वो कहता है कि अविश्वसनीय मनुष्य होने से कुत्ता, सुअर, चूहा, दुर्गंधित कृमि, कीट होना अच्छा है। एकाएक शेखर खड़ा होता और दीवार से अंग्रेजी में बोलता, जाने कि वह घृणा का भाव और किसी भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता। आई हेट हर। फिर जब कोई नहीं उठा उसने कपड़े पहने और अपने कमरे की खिड़की के रास्ते बाहर वो कूद लिया। सूर्योदय तक शेखर 7-8 मील चला। शेखर की मानसिक गढ़न की कीड़ा सामर्थ्य या शिक्षा के किस सिद्धांत ने या किस अपर शक्ति की किस प्रेरणा ने उसे उस दिन बचाया। शेखर ने जब से कागज पेंसिल निकाली एक प्रतिज्ञा लिखने लगा, माँ का कोई काम नहीं करूंगा, कोई ना है जिसमें कि उसे बाध्य होकर भी मेरा रत्ती भर विश्वास करना पड़े। और किसी उपन्यास में से निकलकर एक आवाज़ बार बार कहती है, वी माता है वो बी माता। एकाएक स्वयं उसके बिना जाने उसमें एक परिवर्तन होता, उसके शरीर पर कुछ छा जाता है, रंग की तरह, लाल रंग की तरह। वह उस प्रतिज्ञा पत्र को फाड़कर गीली नरम भूमि पर फेंक भी देता है। मैं क्यों हार मानूं? कोई विश्वास नहीं करता, न करे। मैं योग्य हूँ, योग्य बनूंगा और रहूंगा। इस चोट को चुपचाप सहूंगा, इस अपमान को पीऊंगा और दिखने नहीं दूंगा और सारे संसार का विश्वास और आदर पाकर उसे माँ के मुंह पर पटक दूंगा और कहूंगा, ये देख मैं इसे ठुकराता हूँ। अपनी विकसित होती हुई आत्मा में एक भाग और छिपाकर एक प्रशांत विद्रोही बनकर शेखर घर लौट आया। अगर शेखर ने मौत नहीं मांगी तो इसलिए कि उसकी दशा पहले ही मौत से बुरी थी, वह मौत मांगने लायक था भी नहीं। प्रेम की और त्याग की बिरुदावली बहुतों ने गाई है, घृणा और वासना की प्रशंसा कभी किसी ने नहीं की। लेकिन शेखर के जीवन को उन दिनों उन्हीं 2 शक्तियों ने संभव बनाया। घृणा ने उसे इतनी शक्ति दी कि वह सब कुछ खोकर भी संसार को ललकारे और वासना ने उसे जगाया कि वह चोट का सामना करे।
शेखर पिता, माता सरस्वती, शारदा और अंत में स्वयं अपने को खो चुका था। इतना अपंग होकर वह इस लायक नहीं रहा था कि वो कुछ सोच पाए। लेकिन धीरे धीरे इन दो विषयों के प्रताप से उसमें जान जाने लगी। स्वस्थ आदमी को शराब पागल कर देती है, लेकिन बेहोश आदमी को स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरत पड़ती है। कविता और संगीत शेखर के लिए निरर्थक हो गए थे। अपने अत्यंत प्रिय रिकॉर्ड सुनकर उसे तनिक भी सुख नहीं होता, पर क्रोध में उन्होंने रिकॉर्डों को पटक कर और तोड़कर उसे कुछ थोड़ी सी शांति मिल गई थी। वह निष्प्राण से अपने कमरे में या बाहर कहीं भी बैठा रहता। कोई उसे कुछ कहता तो वो सुनता ही नहीं था, लेकिन कभी कभी उसके पास कहीं कोई और बातें कर रहा तो वो सुन लेता था। माता पिता बैठे कुछ बातें कर रहे थे, शेखर अलग था। एकाएक उसे ध्यान आया कि उसने उनकी बात सुन भी ली है, समझ भी ली है। शेखर के पिता तभी दौरे से आए थे। माँ उनकी लाई हुई वस्तुओं की आलोचना कर रही थी। मधुरा की एक महीन धोती की बात करते हुए पिता ने कहा, वो मैं सरस्वती के लिए लाया हूँ। तुम कपटी थी ना कि वो एक उसे भेजनी है। माँ बोली, वाह, उसे क्यों भेजनी है ऐसी सुंदर धोती? उसे तो रस्म पूरी करने के लिए भेजनी है। मामूली धोती से काम चल जाएगा, वह मैं आप ना पहनूंगी। कई दिन तक शेखर इस ताक में रहा कि किसी तरह वह साड़ी उसके हाथ लगे तो वह उसे जला डाले या फाड़ डाले, माँ पहन ना पाए। पर वह जाने कौन से बक्स में धर दी थी, फिर कभी नहीं निकली, न माँ ने कभी पहनी, और शेखर ताक में ही रह गया। शेखर वैसे ही बैठा था और गीत गोविंद के दो पद धीरे धीरे गुनगुना रहा था, इतना अनमनस्क कि वो स्वयं भी नहीं जानता। ललित लवंग लता परिशीतन कोमल पलन सिलारे, मधुकर निकट करम्बित कोकिल कुंचित कुंज कट्टरे। उसने कई बार पिता को ये पद गाते सुना था, इसका अर्थ नहीं जानता था, पर इनके शब्द में कुछ ऐसा माधुर था कि वो इसे पहली बार सुनने पर ही याद हो गया था और वह बहुधा उन्हें दोहराया करता। तभी पिता आए और शेखर को गाते सुनकर बोले, यह तुमने कहाँ से पढ़ा? मुझे याद है। और भी कोई याद है? हाँ। कौन सा? धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली गोपी। पिता ने टोकर क्रुद्ध स्वर में पूछा, तुमने गीत गोविंद पढ़ा है? नहीं। फिर ये कहाँ से सीखा? आप गाया करते, मैंने सुनकर याद कर लिया। बहुत दिन से पिता ने शेखर को पीटा नहीं था। वे शायद उसके वयस्क समझने लग गए थे, लेकिन उस समय उन्हें ऐसा क्रोध आया कि उन्होंने 3-4 तमाचे उसको जड़ दिए। पता नहीं हो क्या गया है, सब लड़कों को गंदी गंदी बातें ही सीखते हैं। शेखर ने मन ही मन निश्चय किया कि कैसे भी हो गीत गोविंद तो जरूर पढ़ना होगा। खोद खोद कर उसके पिता की संस्कृत पुस्तकों में से गीत गोविंद निकाल लिया सटीक। पहले तो सारी पुस्तक पढ़ गया, वो इसे इतनी मधुर लगी कि अधिकांश उसे कंठस्थ भी हो गई। और फिर से वह ये जानने की चिंता कि पिता क्यों नाराज हुए, और तब वह टीका पढ़कर पुस्तक समझने की चेष्टा करने लगा। टीका संस्कृत में थी, पर कुछ मूल, कुछ टीका और कुछ अटकल तेवा अर्थ करता हुआ बढ़ने लगा। वह समझा और नहीं समझा, उसमें एक उद्वेग, एक जुगुप्सा। उसे नहीं समझ आया कि क्यों पढ़कर उसे ग्लानि होती है, ग्लानि से वह पढ़ता है। कृष्ण उसे घृणा होती है, घृणा में अपने कृष्ण के स्थान पर रखता है, और अनवरत उसकी आत्मा अपने आप से ही पूछती जाती है, आखिर क्यों? उसकी आंखों के आगे असंख्य चित्र नाचने लगते हैं, असंख्य भूली हुई बातें, संकेत, प्रकाश और अंधकार के छोटे छोटे पुंज। पिता, माँ, रसोइया, नौकरानी, अत्ती, कश्मीरी नाया, जिन्या, फिर अमृतसर में कन्हैया के कटरे का एक दृश्य। वो परीक्षा देकर लौट रहा था। रास्ते में अमृतसर देखने के लिए उतरा। साथ लाहौर में भेजा हुआ एक व्यक्ति था जिसे अमृतसर दिखाने का काम से पूर्ण किया गया था। स्वर्ण मंदिर, जालियांवाला इत्यादि स्थान देख चुकने के बाद साथी ने कहा, अब एक नई चीज़ देखें, और शेखर को साथ लिए उस कटरे में घुस गया था। शाम का वक्त था। कटरे में निचली मंजिलों में कुछ दुकानें खुली थी, बाजारों की, हलवाइयों की, पकौड़ियों की, और जहाँ तहाँ गर्जे वालों। पर बाजार की शोभा थी ऊपर की मंजिलें, वहां प्रकाश जगमगा रहा था और प्रत्येक खिड़की या छज्जे पर बैठी थी सुंदरियां। शेखर की अनभ्यस्त और भोली आंखों को लगा इतना विपुल सौंदर्य उसने कभी नहीं देखा। एकाएक वो एक जगह ठिठक गया। ऊपर से एक अत्यंत मुस्कुराता हुआ मुख उसकी ओर देख रहा था। शेखर देखता रहा, इस तरह पलक स्तब्ध विस्मय में डूबा हुआ। इतना सौंदर्य की भोली आंखों ने भी देखा कि आंखों के आसपास नीले से वृत्त बने हुए थे, लेकिन उसके मन ने कहा शायद काजल के अधिक से हो, और फिर वह आलोचना करना संभव कब था उसके लिए। वह स्वच्छंद आनंद तो विस्मय, इतना सौंदर्य, लेकिन उसके साथी ने उसकी ओर देखा। एक कर्कश भद्दी हंसी हंसकर उसे खींचते हुए कहा, ये साली बच्ची बूढ़ों का भी ख्याल नहीं करती। और अभी शेखर चलता हुआ इस वाक्य का सोच ही रहा था कि साथी ने फिर कहा, जिम्मेदारी है, नहीं तो आप चुप हो गए। फिर पिता के संग्रह में चोरी से देखा हुआ छिन्नमस्ता का एक चित्र, उसके अधोभाग को एक कागज की पत्ती लगाकर पिता ने ढका हुआ था। शेखर ने उखाड़ कर देखा। शेखर मानो कांपने लगा, उसका जी मिचल उठा था। उसे लगा कि असंख्य बिच्छू उसे काट रहे हों, लेकिन उसके दंश में विष नहीं, मधु है। इतना मीठा था वह दंश। अत्ती की आयु कोई वही करीबन रही होगी 20 वर्ष। अपने देश और जात की स्त्रियों की तरफ एक वासना रहती थी। एक रंग बिरंगी चारखानी धोती से सारा शरीर ढके रहती, सिर उसका खुला रहता था। बहुधा एक कन्या भी उघड़ा रहता था। उसका बदन साधारण था, न लंबा था, न नाटा, न दुबला, न बहुत भरा हुआ, लेकिन वह खूब स्वस्थ थी और उसके शरीर में रक्त खूब था। उसके बाल कुछ मोटे और खूब घने थे। माथा बहुत ही छोटा, भौहें भी छोटी और काली।
उसके चेहरे की लालिमा उसे सौंदर्य से यानी उसका सौंदर्य भी अगर देखे तो ललायित करने वाला चंचल आकर्षण था। वह सदा हंसती थी, हर एक बात में हर एक के साथ हंसी ही उसका निकट साधन था। शेखर के साथ बात करते भी वो हंसा ही करती थी। कभी कभी शेखर को लगता था कि उस हंसी में कुछ गंभीरता, कुछ अभिप्राय है, वो समझ नहीं पाता था कि क्या, लेकिन सदा यह विचार आते ही आसान था और उद्विग्न हो जाता। कभी जब वह अत्ती के पास कहीं होता तब अत्ती काम में ऐसे लगी रहती जैसे उसे मालूम ही ना हो कि वह है। वह कभी तो देखता रहता और उसे चौंकाने के लिए कोई शब्द करता, लेकिन अत्ती कभी चौंकती नहीं। सब सुनकर अपनी धोती ठीक करके उसमें सिमट जाती और मुस्कुराती हुई काम पे लग जाती। एक दिन वह शेखर के कमरे में बुहार रही थी। जब शेखर बाहर से आया, अत्ती की पीठ द्वार की ओर थी और वह झुककर बुहारी दे रही थी, इसलिए उसकी धोती का छोर पीठ पर से फिसल कर गर्दन पर जा रुका और पीठ उगड़ी हुई थी। शेखर वहां खड़ा देखने लगा और ये जान कर कि अत्ती को उसके आने की खबर नहीं, वह धीरे धीरे उसके पास आने लगा। पास आकर वो सोचने लगा कि कैसे वह उसे चौंकाए, कोई शब्द करे, अत्ती का पेट गुदगुदा दे। गुदगुदाने का निश्चय करके वह आगे झुका ही कि उसने देखा अत्ती दबे ओठों से मुस्कुराती जा रही है। उसे शेखर का वहां होना मालूम है। उसे चोट सी पहुंची, उसका बढ़ा हुआ हाथ रुक गया। अति ने झट से सीधी होकर अपनी पीठ और कंधे खूब अच्छी तरह से ढक लिए और छोर वाले कंधा शेखर को और उसके ऊपर अपनी थोड़ी सटाकर रचने लगी। मेरे आने का इसे पता है। इस विचार से जहाँ शेखर को चोट पहुंची, वह एकाएक बड़ी तीखी उत्तेजना भी मिली। जानकर ही तो वह वैसे खड़ी थी। शेखर ने बढ़कर उसकी धोती का छोर पकड़ लिया कि उसे खींचकर पहले से ही उधार दे। अति जैसे अपने बचाव के लिए उसकी ओर कुछ झुकी और उसका सिर शेखर के मुंह के बहुत पास आ गया। एकाएक शेखर उसका आंचल छोड़कर पीछे हट गया। दोनों हाथों से पकड़े हुए एक छोटे से सिर और नीम के सौरभ की याद आगे नाच गई। शेखर जल्दी से कमरे से बाहर निकला। अपने पीछे के वाड़ उसने धड़ाक से बंद कर दिए। शेखर के घर से कुछ दूर पर दूसरा घर था, जिसके बाहर धूप में आराम कुर्सी पर प्राय एक 18-19 वर्ष की लड़की लेटी रहती थी। नाम उसका शांति था। शेखर ने सुना था कि वह तपेदिक से आक्रांत थी और तभी वैसे पड़ी रहती है। शेखर ने यह भी सुना था कि वो बहुत दिन जिएगी नहीं, और जब से वो ये सुना था तब से अक्सर सबकी आंखें बचाकर वह अपने घर के एक ओर खड़ा होकर शांति की ओर देखा करता था। कभी उसके मन में दया उत्पन्न होती, कभी सहानुभूति, कभी बहुत खिन्न, पर वह शांति से ऐसा भी कर लेता कि उसे इस जीवन से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। शांति कभी आगे उठाकर उसकी ओर देख लेती तो वह तत्काल वहां से हट जाता। उसे डर था कि कहीं वो उसे देखता पाकर वो वहां बैठना न छोड़ दे। एक दिन शांति ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। शेखर सोच ही रहा था कि वहां से हट जाए या तनिक ठहर जाए कि उसने हाथ के इशारे से उसे बुलाया और शायद पुकारा भी। शेखर ने एक बार सशंक नेत्रों से अपने घर की ओर देखा, फिर चला गया। शांति ने अपनी कुर्सी के पास फैली हुई घास की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो। शेखर बैठ गया। बैठकर उसने देखा वो अपने घर से दिख नहीं सकता। एक कनेरी की झाड़ की ओट उसे प्राप्त है। वह कुछ और आराम से बैठ गया। शांति ने कहा, तुम्हारा नाम शेखर है ना? शेखर ने कुछ विस्मय से कहा, हाँ। मैं तुम्हारे घर की कई बातें यहाँ से सुन लेती हूँ। तुम्हारी माँ बहुत जोर से चिल्लाती है। शेखर चुप रहा। थोड़ी देर बाद शांति फिर बोली, तुम क्या देखा करते हो? शेखर झेप गया। से झुकाकर अपने पैरों के नाखून गिनने लगा। शांति ने कुछ कोमल स्वर से कहा, बताओ क्या देखा करते हो? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो भाग क्यों जाते हो फिर? इसलिए मैं कई बार उधर नहीं देखा करती। शेखर चुप रहा। बताओ भी, इतना शर्माते क्यों हो? मेरे पास एक चित्र है, उससे तुम इतना मिलती हो, कहकर शेखर रह गया। कौन सा चित्र? लाता हूँ, कहकर शेखर उठा और घर से चित्र लाता है। यह देखो। शांति ने चित्र लिया और देखती ही बोली, अरे यह तो मेरे पास भी है। सच? कहकर शेखर अपने स्थान पर बैठ गया। चित्र रोजेटी का बनाया हुआ बिएटा बिएट्रिक्स था, जिसे प्राय ग्लोरी ऑफ डेथ कहते थे। तो यहाँ पे ये चित्र को ध्यान रखना है कि चित्र रोजेटी का बनाया हुआ बिएटा बिएट्रिक्स, जिसमें ग्लोरी ऑफ डेथ है। शांति ने कहा, किसी दिन यह ग्लोरी मेरी भी होगी। और यह एक विषादपूर्ण हंसी हंस दी। शेखर कुछ उदास सा हो गया, फिर बोला, इसे ग्लोरी ऑफ डेथ कहते हैं, वह गलत नाम है। असली नाम है बिएटा बिएट्रिक्स, यानी बोएट्रिक्स की समाधि रोजेटी की स्त्री एक बार बेहोश हो गई थी, उसी का चित्र उसने बनाया है। शांति ने कहा, अच्छा, मानो कह रही हो तुम बहुत कुछ जानते हो। थोड़ी देर में शांति बोली, कुछ बात सुनाई। मैं यहाँ अकेली पड़ी रहती हूँ, कभी कभी आ जाया करो ना। तुम बात किया करना, मैं सुनूंगी। मुझमें सुनने की पेशेंस बहुत है। आया करूँगा, लेकिन सुनाऊंगा क्या? कुछ भी, अपनी बात, नहीं तो कहानी या कोई कविता। शेखर चुपचाप सोचने लगा। थोड़ी देर उसे देखते रहकर शांति ने कहा, कुछ न सूझे तो चुप ही बैठे रहो, थोड़े ही दिन तो हैं। चौंक कर, क्यों? हाँ, और क्या? फिर मैं तो कितने अकेली होऊंगा ना। शेखर उतना उदास हो गया कि चुपचाप बैठा ही रह गया, कुछ बोला नहीं और कोई आधे घंटे बाद घर लौट आया। शेखर बहुत बार शांति के पास जाने लगा। कभी वो कोई कहानी या कविता पुस्तक ले जाता और सुनाता, कभी चित्रों की किताब, कभी चुप। और वह शांति का रक्षक, शांति का शरीर नहीं, एक शिशु आत्मा, और वह उसका फरिश्ता। कभी शांति उसकी बातें सुनते सुनते कुर्सी की पीठ पर सिर टेकर आंखें बंद कर लेती, तब वह रुक कर कुछ देर उसके सफेद मुख की ओर देखता रहता, फिर चिंतित स्वर से पढ़ने लगता, मानो उसके पढ़ते रहने से शांति के प्राण भी सुनते रहने के लिए अटके रहेंगे।
उसके पढ़ना छोड़ते ही वो उड़ जाएंगे। एक दिन शांति ने कहा, लाओ आज मैं कुछ सुनाऊं, तुम सुनो। शेखर उस समय अंग्रेजी कविताओं का एक संग्रह लिए था, वो उसे शांति की ओर बढ़ा दिया। शांति कुछ देर पन्ने उलटती रही, फिर बोली, हाँ ये सुनाती हूँ, मुझे जवानी याद है। उसने किताब बंद करके गोद में रख ली, लेटकर सिर पीछे टेक कर आंखें मूंद कर धीरे धीरे पाठ करने लगी। ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे क्रॉस ओसी एंड आई वुड दैट माई टंग कुड ओदर the thought that arise in me, oh will for the fisherman and boy that the sows with his sister at play, oh will for the sailor that he sings in his boat on the day। क्षण भर रुककर वह आगे चली, and the steely ships go on to their heaven under the tail। और फिर रुक गई। शेखर कुछ देर प्रतीक्षा में रहा कि वो आगे बढ़ती। आगे की पंक्तियां शेखर को याद थी, लेकिन वह चुप ही रही और शेखर भी कुछ बोल नहीं पाया। तो यहाँ पे जो पंक्तियां थी, टकरा 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 कर टटकी टंडी घुसर चट्टानों से वो सागर, काश की मेरी वाणी भी वो विचार प्रकट कर सकती जो मेरे भीतर उठते हैं। मछुआ की बेटा सुखी है, वह अपनी बहन के साथ हंसता खेलता नाविक सुखी है कि वह खाड़ी में अपना नौका और उसमें बैठा गाता है, और महाकाय जहाज पहाड़ी के नीचे बंदरगाह की ओर बढ़े चले जाते हैं। शेष दो पंक्तियों का आशय यह है, किंतु कहाँ है एक तिरोभूत हाथ का स्पर्श और एक मूक हो गए कंठ का स्वर। शेखर शांति के कंठ की ओर देखने लगा, कितना श्वेत चांदी की तरह शुभ्र था वह, और त्वचा मानो पारदर्शी थी। शेखर को उसमें नाड़ियों की स्पंद युक्त नीली नीली रेखाएं साफ दिख रही थी। सारे संसार की कितनी उपेक्षा है, उस स्पंदन में कितनी लापरवाही, अपने में ही कितनी तन्मयता। इस समय वह कितनी संपूर्णता उस चित्र जैसी लग रही हो। प्रत्येक स्पंदन उसे लिए जा रहा हो मूर्छा की ओर, समाधि की ओर, या कि ग्लोरी अपडेट मृत्यु के गौरव की ओर। एक एक शांति ने आंखें खुली। शेखर को वह खोलना ऐसा चेष्टाहीन लगा मानो अपने आप खुल गई हो, और एक क्षीण कोमल स्वर ने कहा, क्या देख रहे हो। वह अनपेक्षित था, लेकिन इतना कोमल था कि शेखर चौंका नहीं। उसने रुकते हुए स्वर में कहा, शांति मैं तुम्हें छू सकता हूँ। शांति ने आंखों से ही अनुमति देते हुए कहा, हो। शेखर ने पास जाकर बड़े आदर से डरते डरते अपने एक हाथ शांति की ठोड़ी के नीचे कंठ पर रख दिए। उंगली से कंठ छुआ भर। शांति ने सिर आगे झुकाकर उसकी उंगलियां थोड़ी सी दबा ली। बहुत ही हल्के कोमल कृतज्ञ इस दबाव से शेखर खड़ा रहा। शेखर के हाथ पर टप से एक बड़ा सा आंसू गिरा और हाथ के नीचे कंठ एक बार कुछ कांप गया। शेखर के हाथ पर दबाव नहीं था, पर वह हाथ नहीं छोड़ा सका। थोड़ी देर बाद शांति ने सिर उठाकर पीछे टेक लिया। शेखर ने हाथ उठाया और धीरे धीरे अपने घर की ओर चला गया। उसे लगा कि उसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता। रात को स्वप्न में शेखर ने देखा कि शारदा तपेदिक से आक्रांत होकर मर रही है, और उसके पास गया और शारदा उसे कह रही है, तुम मुझे भूल गए हो ना, नहीं तो मैं मरती। और उसके बड़े बड़े गर्म आंसू टप टप दे करके हाथ से झर रहे हैं। शेखर जाकर बैठ गया। उसने देखा उसका सारा शरीर कांप रहा है और अंधकार मानो उसे काटने लगा। उसने जल्दी से उठकर लैम्प जलाया और उसे मेज पर रखकर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखता हुआ बैठ गया। सप्ताह भर वह शांति को देखने नहीं गया। दिन भर अपने कमरे की किवाड़ बंद किए बैठे रहता। उसने सुना कि शांति को तेज बुखार हो गया। माँ जाकर शांति को देख भी आई है और सहानुभूति भी प्रकट कराई है, लेकिन वह कमरे से नहीं निकला। अत्ती अब उसके सामने नहीं आती थी, ना वह कभी अत्ती का सामना करता या उसे कुछ कहता। अब शेखर ये भी देखता था कि कभी सामना हो जाने पर एक अत्ती एक तिरस्कार या उपहास भरी हंसी के लिए रहती। उसकी दृष्टि में एक अवज्ञा, एक ताना सा रहता। इसलिए वह उस दिन अपने कमरे में किवाड़ बंद किए हुए बैठा, इस बात के लिए तैयार नहीं था कि अत्ती वहाँ आए। अत्ती ने किवाड़ खोलकर बड़बड़ाते हुए भीतर आकर कर्कश और ताने भरे स्वर में कहा, तुम्हारी वह शांति मर गई है। साथ ही बाहर दूर से आई चीखने की आवाज़ें। अत्ती थोड़ी उठाए हुए बाहर निकल गई। यह शेखर को 3-4 मास बाद मालूम होना था कि अत्ती अपने घर चली गई है, शादी करने के लिए, कि उसे नौकरी से बेइज्जत करके निकाल दिया गया है। शेखर के मन में यह बिल्कुल स्पष्ट था कि यदि वह शारदा से प्रेम करता है तो शारदा के अतिरिक्त किसी भी स्त्री के विचार में उसे नहीं होना चाहिए, और यह भी उस पर स्पष्ट दिख रहा था कि ये विचार बराबर उसके मन में आते रहे। तब क्या वह शारदा से प्रेम नहीं करता? इस विचार मात्र से उसका हृदय द्रोह कर उठता था, और वह चाह उठता था अपने समूचे व्यक्तित्व से इसका विश्वास को पा लेना, अपने में धारण कर लेना कि वह शारदा से केवल शारदा से ही प्रेम करता है, या फिर दूसरों का विचार मन में आना देना पाप है। तब क्यों वह उत्तेजना और ग्लानि, क्यों वह स्पष्ट मांगे और उनसे उत्पन्न जुगुप्सा, क्यों उसी के मन में यह भाव रहता था कि वह पाप कर रहा है। पर शांति का जो आकर्षण था वह पाप में था। क्या उसके पास अंत समय में न जाना ही पाप नहीं हुआ? उसने शांति को छुआ छूने की अभिलाषा प्रकट की। क्या वह शारदा के प्रति विश्वासघात नहीं था? यह शारदा की आड़ लेकर उसके पास न आना शारदा के प्रति अन्याय था? क्यों वह स्वप्न? शेखर का मन रुक गया। इससे आगे कुछ पूछा नहीं, लेकिन स्वयं शेखर को स्पष्ट जान पड़ रहा था कि उसके मन की गति बंद नहीं हुई है और एक बड़े भारी प्रश्न के छोर पर है, जिसे वह पकड़ने की चेष्टा में व्यक्तिगत सेवा एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाकर व्यापक में जाना चाहता है। पर सतीत्व, चैस्टिटी क्या चीज़ है? शेखर फिर सदा की भांति पुस्तकों की शरण गया। उसने यह किताब देखी हुई थी, व्हाट ऑल मैरिड पीपल शुड नो।
यही किताब उसने निकाली और घर से बाहर जाकर एकांत में पढ़ने लगा। वह जानता था कि यह पुस्तक उसके लिए नहीं है, लेकिन अनुभव से उसने यह पहले भी सीख लिया था कि जो बातें वह जानना चाहता है वो उन्हीं पुस्तकों में है जो उसके लिए नहीं है। ज्ञान में न सुख है न जुगुप्सा, लेकिन पढ़ते हुए शेखर को जुगुप्सा में सुख और एक सुख में जुगुप्सा का अनुभव हो रहा था। वह कारण दोनों का नहीं जानता था, लेकिन एक विचित्र कपकपी, एक रोमांस उसके कंधों से लेकर भुजाओं और पीठों को कपाता हुआ पैरों तक चला जाता था। वह जो कुछ पढ़ रहा था सब ठीक ठीक नहीं समझ रहा था, लेकिन काफ़ी कुछ समझता भी जा रहा था और अधिकाधिक व्यग्रता से पढ़ रहा था। एकाएक अध्याय निर्वाचन वर में क्या गुण दिखने चाहिए, कन्या में क्या गुण देखने चाहिए, दोस्त जिनसे बचना चाहिए, वर्ण कोट सी, विवाह संयम और तब गर्भाधान। तब बिजली की कौन सी एक क्षण में शेखर के हाथ से किताब छूट गई। धरती उसके पैरों के नीचे खिसक गई, आंखों के आगे अंधकार सचा गया, दुनिया शेखर के आगे खुल गई। वह सब कुछ समझ गया, जो अस्पष्ट संकेत उसने देखे थे, जो पुकारें सुनी थी, जो उत्तेजनाएं पाई थी, जो दंश सहे थे, सब उलझे गए। माँ की छाती को पीटना, पिता का क्रोध, नाचती हुई जिन्या की नंगी टांगे, अमृतसर की वेश्या, रसोइया का व्यंग, अत्ती की नंगी पीठ, गीत गोविंद के पद, अठमासा बच्चा, छिन्नमस्ता के नीचे पुरुष और प्रकृति का चित्र, कविता का सुख और हाँ सरस्वती की लज्जा, शांति के आंसू, सावित्री का मौन, शशि का आग्रह, शारदा का कंपन, सब एक ही सूत्र में गुथे हुए हैं। स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया, न सबकी गति एक ही ओर है, एक ही घृणित पाप कर्म की ओर जिसे उसके माता पिता ने किया है, शारदा के माता पिता ने किया है, सृष्टि के आरंभ से प्रत्येक माता पिता करते आए हैं। यही प्यार है, यही जिसके लिए वह शारदा को चाहता था। यह अकथ्य, घृणित, अचिंतनीय भ्रष्टाचार। अच्छा है कि तुम मर जाओ, अच्छा है कि शारदा मर जाए, अच्छा है कि सारा संसार मर जाए, यदि यही होना है तो। यह ज्ञान है, यह सत्य है, वास्तव में यह यथार्थ है। इसके आगे अंधकार का एक पर्दा है, उस पर्दे के नीचे एक गति है, हलचल है, संघर्ष है, लेकिन वह व्यक्ति का इतना अभिन्नतम है कि उसे कहना, उसे सोचना भी घोर अश्लीलता है। उस पर्दे के नीचे ही नीचे भाटा भी उतर गया। जिस दिन शेखर ने कॉलेज जाने की तैयारी में पुस्तकें देखते हुए रोमा का यह वाक्य पढ़ा, वाक्य था, सत्य उनके लिए है जिनमें उसे सह लेने की शक्ति है। उस दिन उसने सिर उठाकर देखा कि वह समुद्र पार कर रहा है और वह संपूर्ण मुक्त है और एक पुरुष है। तो आगे हम देखेंगे पुरुष और परिस्थिति। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।